हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस 2025 में जनवरी सेशन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी सोल्व करेंगे। और बच्चों, अगर आपने एटलीस्ट 2-3 सालों के पीवाईक्यूज पहले सोल्व कर रखे हैं 22, 23, 24 के, तो आपको एक दो क्वेश्चन को छोड़ के ये क्वेश्चन आसान लगेंगे। अगर आपने कहीं पे भी पीवाईक्यूज कभी सोल्व नहीं किए हैं बच्चों आपके सिलेबस के दौरान, तो आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगने वाले हैं, क्योंकि जेईई मेंस के क्वेश्चन है, ये कोई अपने +1 एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले आपको अगर नहीं सोल्व किए हुए ये, तो आप इनके तीनों सालों के बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लो कॉम्प्लेक्स नंबर के। आपको 10 क्वेश्चन है टोटल, 10 शिफ्ट के अंदर, हर शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया था 2025 में। आपको 10 में से 6 क्वेश्चन बच्चों आसान लगेंगे। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि जेईई मेंस के पीवाईक्यू सोल्व करने के बाद आपको करंट ईयर के 6 क्वेश्चन जो है ना 10 में से आसान लग रहे हैं। तो पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीजों से स्टार्ट करवाता हूँ। आपको बच्चों इस सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालना है ना, और जेड क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका बेसिक तरीका तो क्या होता है कि जेड को आप एक्स प्लस आइटा वाई पुट कर दो। मैं आपको बेसिक मेथड से लेकर चल रहा हूँ पहले, है ना। बेसिक तरीका ये होता है कि जेड की जगह एक्स प्लस आइटा वाई पुट कर दो, और इसमें से आइटा कॉमन ले लो। ये क्या हो जाएगा बच्चों, y-2। और इसका मोड, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड आपको निकालना आता ही है, x-8 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर और रूट। रूट लगाना मत भूल जाना। दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों, स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे तो हम यहाँ पे पहुंच गए। तो बताओ ये क्या है, आपका सर्कल। सर्कल है, इसका सेंटर कितना है, सेंटर है बच्चों 8,2 और रेडियस कितनी है 1। ये तो हो गया बेसिक तरीका, लेकिन मैंने आपको पहले बता रखा है कि इस तरीके से हम क्वेश्चन पेपर में सोल्व नहीं कर सकते। डायरेक्ट यहाँ पे क्या करोगे, देखो जेड के आगे बच्चों हमेशा साइन किसका होना चाहिए, माइनस का, हमेशा माइनस का। ठीक है, माइनस कॉमन ले लो, प्लस हो तो भी माइनस कॉमन ले लो धक्के से। तो ये क्या आ जाएगा बताओ, 8+2 आइटा, 8+2 आइटा इक्वल टू 1। अब जो ये नंबर होता है ना बच्चों, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये क्या कहलाता है, सेंटर। सेंटर कितना है इसका, 8+2 आइटा। और 8+2 आइटा को पॉइंट की फॉर्म में क्या लिखेंगे, 8,2। और ये जो नंबर होता है ये क्या होती है, रेडियस। इसका स्क्वायर रूट नहीं, यही रेडियस होती है, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो बच्चों ये जो नंबर होता है ना, ये क्या होती है, रेडियस होती है। अगर यहाँ पे 2 होता 1 की जगह, तो रेडियस √2 नहीं होती, रेडियस कितनी होती है बच्चों, 2 होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट तरीका मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो पहले आपको मैंने इस तरह के क्वेश्चन करवाए हैं कि अगर किन्हीं भी दो कर्व की, मान लो बच्चों ये दो कर्व है, कोई भी दो कर्व हो सकती है, पैराबोला हो सकता है, दो सर्कल हो सकते हैं। अगर एक पॉइंट बच्चों इसके ऊपर है, एक पॉइंट इस सर्कल के ऊपर है, और दोनों की अपने को क्या निकालनी है, मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, मिनिमम डिस्टेंस। तो बच्चों वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेंगे पता है, ये दोनों के दोनों पॉइंट कहाँ लाई करने चाहिए, इस सर्कल की और इस सर्कल की जो कॉमन नॉर्मल है, मतलब ऐसी नॉर्मल जो इस सर्कल की भी हो और उसकी भी हो। मतलब कि नॉर्मल कहाँ से पास होती है बच्चों, सेंटर से। तो इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर बच्चों ये दोनों पॉइंट लाई करेंगे। मतलब कि कोई पॉइंट अगर इस सर्कल पे है Z1, तो यहाँ लाई करेगा, Z2 बच्चों यहाँ लाई करेगा। तो ये Z1 और Z2 जो डिस्टेंस होगी ना, ये वाली डिस्टेंस, ये इन दोनों सर्कल के बीच की बच्चों मिनिमम डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से जरा। इसमें क्या बोला गया आपसे, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स Z1 एंड Z2 वेयर Z1 एक सर्कल पे लाई करता है जिसका सेंटर रेडियस आपको दे रखी है, और Z2 बच्चों इस सर्कल के ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो आप इसका रफ डायग्राम बनाओ, पहले आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन में कहा क्या गया है। एक सर्कल बच्चों ये है, दूसरा सर्कल ये है। आपको ये तो बात पता लगी कि इन दोनों पॉइंट की बच्चों क्या करनी है, आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। और एक पॉइंट इस सर्कल पे है, एक पॉइंट इस सर्कल पे है, तो मतलब कि मैं इनकी कॉमन नॉर्मल बना दूं। ये रहा सेंटर C1, ये रहा सेंटर बच्चों इस सर्कल का C2। इस सर्कल का सेंटर कितना है 8,2, और इसका कितना है आपका 2,-6। और बच्चों इसकी रेडियस कितनी है बता दो 1, और इस सर्कल की रेडियस कितनी है 2। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि एक Z1 जो पॉइंट है वो यहाँ पे लाई करना चाहिए, Z2 यहाँ पे लाई करना चाहिए। ये जो डिस्टेंस होगी ना बच्चों, ये डिस्टेंस ये मिनिमम होगी इन दोनों सर्कल के ऊपर। आप कोई भी पॉइंट ले लो, ये डिस्टेंस क्या होगी, ब्लैक वाली मिनिमम। जैसे आपने मान लो एक पॉइंट बच्चों यहाँ पे ले लिया और एक यहाँ पे ले लिया, तो बताओ ये ग्रीन जो डिस्टेंस है ये तो बड़ी नहीं होगी, ब्लैक से बड़ी होगी ना। तो आपको ब्लैक वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो अब आप मेरे को बता दो ब्लैक वाली डिस्टेंस ये Z1 Z2 कैसे निकलेगी, बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। Z1 इंटू Z2 या Z1 माइनस Z2 का मोड, मतलब क्या होता है इसका, Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस। जैसे आप ए पॉइंट ले लेते हो, बी पॉइंट ले लेते हो, तो डिस्टेंस को क्या है, ए बी बोलते थे ना, तो ऐसे ही इसको बोलेंगे। अब बोलो ये क्या है बच्चों, C1 C2, C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस है ना। उसमें से देखो C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, इसमें से बच्चों ये R1 घटा दो और इसमें से ये R2 घटा दो, तो ये Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस नहीं बन जाएगी। ठीक है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो मैं इसको A और B नाम दे देता हूँ। इस पॉइंट को क्या नाम दे दो बच्चों, A, और इस पॉइंट को क्या नाम दे दो, B। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि AB अगर आपको निकालनी है तो C1 C2 में से
दोनों सेंटर के बीच की टोटल डिस्टेंस में से बच्चों R1 और R2 का सम घटा दो। बताओ समझ आ गई क्या? अब बताना, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालो। 8 और 2 का डिफरेंस 6, 6 का स्क्वायर, 2 और -6 का गैप 8, 8 का स्क्वायर, माइनस 1 + 2 यानी कि 10 में से 3 घटा दो बच्चों, आंसर कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, तो दो सर्कल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस अगर आपको निकालनी हो तो ये इसका मेथड होता है। अब ये क्वेश्चन देख लो, आपको कितना आसान लगेगा। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको कहता है कि Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और Z2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। इसकी मिनिमम वैल्यू Z1 माइनस Z2 का मोड क्या मतलब होता है कि Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस है ना, यही तो होता है। और इसकी क्या निकालनी है आपको? मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो निकाल देंगे। बताना ये Z1 कहाँ पे लाई करता है? सर्कल। आप कहोगे सर यहाँ तो इक्वल का साइन नहीं है, तो क्या बात होगी? इक्वल का नहीं है तो सर्कल के अंदर भी हो सकता है पॉइंट और सर्कल की बाउंड्री पे भी हो सकता है, बट हमें अंदर वाला पॉइंट नहीं चाहिए, हमें तो मिनिमम डिस्टेंस कहाँ पे होगा? वो पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा। ठीक है, तो बताओ इस सर्कल का सेंटर बोल दो आप खुद ही। सेंटर कितना होगा बच्चों? -8 कोमा -2 मत बोलना, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बन जाएगा? ये 8,2 और ये क्या हो जाएगी? रेडियस। और इसको इसको जरा सोल्व करना, Z2 माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा, है ना। और लेस देन इक्वल टू 2, तो बताओ अब इसका सेंटर क्या हो गया? इसका बच्चों सेंटर होएगा 2,-6, है ना। और रेडियस कितनी होगी? 2। अब ये तो वही क्वेश्चन बन गया ना, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल यही दिया था आपके सामने। अब बच्चों ये तो सेम क्वेश्चन पहले वाला बन गया कि ये दोनों सेंटर अपने को दे रखे हैं। C1 सेंटर है 8,2 और इसका सेंटर है बच्चों 2,-6 और ये जो रेडियस है, ये वाली रेडियस कितनी है? 1 और ये रेडियस कितनी है? 2। अपने को ये A और B के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ए बी कितनी होगी? दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस 10 और इसमें से दोनों रेडियस का सम माइनस कर दो, कितना आंसर आ गया? 7 आ गया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद बच्चों देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, दुनिया में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको रूट निकालना हो ना, स्क्वायर रूट, तो बस ये फॉर्मूला रट लो, है ना। कितनी बार हम आपको बताते हैं क्लास के अंदर कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट बच्चों कभी भी कहीं पे भी काम आ सकता है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, एक इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, ये दो आपको अच्छे से आने चाहिए, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, बस ध्यान क्या रखना है बच्चों कि अगर बीच में साइन माइनस का आ गया, आयटा का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो यहाँ पे माइनस आयटा, और यहाँ पॉजिटिव होगा तो बच्चों प्लस आएगा। ठीक है, इस रियल पार्ट से कोई मतलब नहीं है, ये चाहे कैसा हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फॉर्मूला बस आपको ये लगाना है, कर लोगे। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों? +-1 - 2 आइटा, +-1 - 2 आइटा होगा। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें एक आपको ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन को लिख लो एक बार आप। x² -3 - 2 आइटा इंटू एक्स -2 आइटा -2 = 0। मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिखता हूँ, देखो x² माइनस, ये तो ठीक है 3 - 2 आइटा इंटू एक्स, यहाँ ना मैं प्लस लिख देता हूँ और 2 आइटा -2 की जगह 2 - 2 आइटा लिख देता हूँ, ताकि मैं जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूंगा तो वो c/a डायरेक्ट लिख पाऊँ। अच्छा, इस इक्वेशन के रूट बच्चों देखो, अल्फा बीटा नहीं है, ये रूट है। एक रूट क्या है इसका? अल्फा प्लस में आइटा बीटा, क्योंकि देखो दोनों रूट्स इसके क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे, लग रहा है। और एक रूट क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गामा प्लस में आइटा डेल्टा। ठीक है, ये दो रूट दे रखे हैं और आपको बच्चों इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। कहने का मतलब, आपको अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू मिल जाए तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया ना। अब वो वैल्यू कैसे मिलेगी? एक आप अपने दिमाग में बस एक बात सोचो, अगर आपने इस इक्वेशन के दोनों रूट्स निकाल लिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अगर आपने इस इक्वेशन के बच्चों दोनों रूट्स निकाल लिए, तब तो फिर रूट निकाल के इससे कंपेयर करोगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, इससे कंपेयर करोगे तो गामा डेल्टा आ जाएगा। मतलब कि आपका पहला और लास्ट टारगेट क्या है इस क्वेश्चन में? इस इक्वेशन के रूट्स निकालना। और बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट तो 10th क्लास का बच्चा भी निकाल देगा। किस फॉर्मूले से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालने आते हैं ना, क्वाड्रेटिक से। तो एक तो मेथड है बच्चों, क्या? इसको सोल्व करो किससे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या होता है बताओ? x माइनस बी, माइनस ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा? 3 - 2 आइटा, है ना। और प्लस माइनस रूट डी, डी क्या है बच्चों बताओ? b² -4 इंटू ए और इंटू सी, सी कितना है यहाँ पे? 2 - 2 आइटा, और डिवाइड बाय क्या होता है? 2। बताओ, रूट दोनों निकल गए और बस क्वेश्चन खत्म हो गया, समझो। उसके बाद तो मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, है ना। a² प्लस b² माइनस के 12 आइटा, और बच्चों ये कितना होगा बताओ? -8 और माइनस माइनस प्लस 8 आइटा, और नीचे 2 लिखते जाओ, तो 3 - 2 आइटा प्लस माइनस ये कितना आ गया बच्चों? 9 में से 4 गया 5, और 5 में से 8 गया -3, और ये कितना बच गया? -12 + 8 यानी कि माइनस के 4 आइटा। और ये मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था ना,
ये बच्चों मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था, -3 -4 आइटा का रूट 1 - 2 आइटा, 1 माइनस में 2 आइटा बाहर, प्लस माइनस का साइन तो पहले लगा हुआ है। अब बस क्या करो, एक बार प्लस का साइन कंसीडर कर लो, एक बार माइनस का साइन कंसीडर कर लो। एक्स की दो वैल्यू आ गई बच्चों, एक तो 3 - 2 आइटा प्लस 1 - 2 आइटा अपॉन 2, और एक वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस में 2 आइटा, और इसको नेगेटिव कर दे -1 + 2 आइटा डिवाइड बाय 2। समझ आ गए? अब बताओ बच्चों क्या आ गया, 3 + 1 4 -4 आइटा डिवाइड बाय 2, यानी कि 2 - 2 आइटा। तो एक तो वैल्यू आ गई एक्स की 2 - 2 आइटा, और दूसरी बच्चों यहाँ से बोलना 2 आइटा कट गया, 3 में से 1 गया 2, 2/2 कितना होता है 1, तो एक्स कितना आ गया 1। दो रूट अपने आ गए, एक 1 और एक 2 - 2 आइटा। किसी को कुछ भी मान लो, इसको क्या मान लो अल्फा प्लस आइटा बीटा मान लो, क्योंकि एक रूट ये है ना, और इसको क्या मान लो फिर गामा प्लस में आइटा डेल्टा, किसी को कुछ मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बताओ बच्चों कंपेयर करके, रियल पार्ट कितना है 2 और इमेजिनरी पार्ट कितना है -2, देखो -2, और यहाँ से बोलो गामा यानी कि रियल पार्ट कितना बच्चों 1, और डेल्टा कितना 0, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का है ही नहीं, तो मैंने चारों वैल्यू आपके सामने निकाल के दिखा दी। तो अब आप मेरे को बता दो बस आंसर क्या है, अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू डेल्टा। तो अल्फा इंटू गामा और प्लस बीटा इंटू डेल्टा यानी कि 2 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर आ गया। था देखो मैंने आपको सिर्फ क्या बताया कि इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, और इसमें कोई नई बात है ही नहीं। अब बच्चों आ जाओ इसके सेकंड मेथड पे, रूट्स अगर निकालने हैं तो एक बात बताओ, 10th क्लास का बच्चा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से डरता है, वो कहता है सर मेरे को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आता है ना। अगर आप ये देख पा रहे हो इसमें कि मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है, देखना इसको तो एज इट इज लिख दो एक बार आप। इसको मैंने क्या कहा था 2 - 2 आइटा लिख दो बाहर माइनस कॉमन लेके। अब ये ध्यान से देखो बच्चों, आप मिडिल टर्म को जब स्प्लिट करते हो तो उसमें क्या देखते हो कि प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए दोनों नंबर की, 1 इंटू दिस, मतलब कि आप ये बोल रहे हो कि प्रोडक्ट आनी चाहिए 2 - 2 आइटा, और सम कितना आना चाहिए बताओ, सम तो यही आना चाहिए ना -3 - 2 आइटा। ठीक है, अब बताना इस 3 - 2 आइटा और इस 2 - 2 आइटा को देख के कुछ लग रहा है? इस 3 - 2 आइटा को मैं 1 + 2 - 2 आइटा लिख दूं, मतलब कि 3 को मैंने बच्चों दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, किसमें, एक तो 1 और एक 2 में। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ इस इक्वेशन के मैं फैक्टर बना सकता हूँ, कैसे? देखो 3 - 2 आइटा को बच्चों मैं इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, जैसे 3x होता है तो आप उसको क्या लिखते हो 1 + 2x लिख सकते हो ना, 1x प्लस में 2x। ऐसे ही बच्चों ये 3 - 2 आइटा है ना, 3 को मैं लिख देता हूँ 1 + 2 - 2 आइटा, यानी कि 3 को मैंने 1 + 2 लिख दिया। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि बच्चों अब इसके फैक्टर बना सकता हूँ मैं, क्या देखो 1 को अलग मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 1 इंटू एक्स, और माइनस में 2 - 2 आइटा इंटू एक्स। अब आप मेरे को ये बताओ, जो दोनों मिडल में ये नंबर आपको दिख रहे हैं, जो ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों की प्रोडक्ट तो 2 - 2 आइट आ गई, और सम तो बच्चों वही आएगा पहले वाला। तो इसका मतलब बस इसके रूट आपके आगे ना x कॉमन ले लो, x - 1, और यहाँ से 2 - 2 आइटा कॉमन ले लो, x - 1। तो आगे दो रूट देखो, x की एक वैल्यू क्या आ गई 1, और इसको इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 - 2 आइटा। तो मैंने बिना कॉम्प्लेक्स रूट स्क्वायर रूट को बच्चों यूज करे आपको दोनों वैल्यू निकाल के दिखा दी कि 1 और 2 - 2 आइटा। लेकिन ये चीज जो मैंने अब आपको ये बताई ना बच्चों, ये सोचना पेपर के अंदर आपके लिए थोड़ा सा क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैं बेसिक मेथड पे गया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों छोटी छोटी बातें देखो, मैं आपसे पहले पूछता हूँ, ए और बी दो इंटीजर है, हर इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखना है, हर एक इन्फॉर्मेशन को, कहीं पे भी आपने छोटी सी मिस्टेक कर दी तो बच्चों पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ए और बी इंटीजर है और दोनों का सम जीरो नहीं है, दोनों का सम जीरो नहीं है, ध्यान से देखो। और ए और बी इस इंटरवल से बिलोंग करते हैं, इस इंटरवल से बिलोंग करते हैं, मतलब बच्चों ए और बी किस सेट से बिलोंग करेंगे बताओ, इंटीजर है, -3 -2 -1 0 1 2 और 3, यानी कि ए और बी की जो भी वैल्यू होगी ना वो इनमें से होगी कोई ना कोई, क्योंकि इंटीजर है ये। ठीक है, और इस कंडीशन को बच्चों जेड सेटिस्फाई कर रहा है, और जेड की वैल्यू कितनी है 1। तो आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी, मतलब ए और बी के कितने पेयर आप बना सकते हो, ये आपको बात बतानी है। ठीक है, करें सोल्व, इसको ऐसे लिख दूं क्या, दोनों तरफ मैंने मोड जेड प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जेड को कितना पुट कर दो 1, क्वेश्चन में दे ही रखा है जेड तो 1 है, तो जेड को 1 पुट करो ना, ये लो कर दिया। अब बच्चों दोनों तरफ से मोड हटाओगे तो एक तरफ क्या लगाना पड़ेगा आपको, प्लस माइनस का सिंबल लगाना पड़ेगा। तो बस अब तो क्वेश्चन खत्म, एक बार क्या कर दो प्लस का साइन ले लो, एक बार बच्चों प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन। अगर प्लस का साइन लोगे बच्चों देखना 1 से 1 कट गया, तो -a इक्वल टू क्या बच गया b, यानी कि a प्लस बी कितना आ गया 0। बट बच्चों क्वेश्चन में आपको a प्लस बी नॉन जीरो दे रखा है, मतलब ये कंडीशन रिजेक्ट करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ से 1 - a इक्वल टू -1 प्लस b,
-1 को इधर ले आओ और ये क्या हो गया बच्चों आपका 1 प्लस बी था क्या? ये 1 प्लस बी था, ये 1 प्लस बी था, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस बी हो जाएगा ना। ये लो, तो a माइनस बी कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि a किसके इक्वल आ गया बच्चों b प्लस 2 के। देखो इसका मतलब समझो, आप इस इक्वेशन का मतलब समझो कि क्या है, क्योंकि अब आपको ऑर्डर पेयर लिखने हैं। a माइनस बी अगर 2 है तो पहले तो आप मेरे को ये बता दो बड़ा नंबर कौन होगा, a होगा या b होगा। a में से b घटा रहे हो और आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब a क्या है बड़ा नंबर है और b क्या है छोटा नंबर है। ये तो आपको बात पता लगी। या फिर आप यहीं से देख लो, a जो है ना वो b से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, a b से 2 बड़ा है, समझ गए आप। तो फिर आप मेरे को बता दो बस ए और बी के ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या हो सकते हैं। ध्यान से लिखना बच्चों, अब ए और बी के ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या होंगे। पहले वाले नंबर की जो वैल्यू है ना वो दूसरे से 2 बड़ी होनी चाहिए। तो आप मेरे को ये बताओ जरा इससे देख के, क्या ए को -3 लिख सकते हो क्या? ध्यान से बोलना बच्चों, ए को -3 लिखोगे, अगर मान लो आपने ए को -3 लिख दिया, तो बच्चों बी क्या है इससे, देखना ये ऐसे सोच लो कि दूसरा नंबर पहले नंबर से 2 छोटा है, तो ये -3 है तो ये -5 होगा। लेकिन बच्चों -5 तो इसके अंदर मौजूद है ही नहीं। इसका मतलब आप समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ए को फिर कहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे बोलो। ए को बच्चों ना तो -3 लिख सकते, ना -2, -1 लिख सकते हो। अगर ए को -1 लिखा तो बी को बच्चों -3 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए 2। देख लो ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों, 2 ही तो है। यही तो मैं कह रहा हूँ, बी को 2 छोटा लिख दो बस ऐसे, ठीक है। अब बस एक एक स्टेप आगे चलते जाओ। ए को 0 लिखोगे तो बी को कितना लिखोगे -2। मतलब ए को एक एक बढ़ाते जाओ, बी को भी एक एक बढ़ाते जाओ, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। ए को 1 लिखोगे तो बी को क्या लिख दो -1। ए को 2 लिखोगे तो बी को क्या लिख दो बच्चों 0। और ए को 3 लिखोगे तो बी को क्या लिख दो 1। एक बच्चे ने कहा कि सर ये कितने ऑर्डर पेयर अकाउंट करना 5, लेकिन बच्चों मैंने कहा था हर चीज के ऊपर फोकस करना है। आप जो भी ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे ना ए और बी के, उसमें ए और बी का सम 0 नहीं आना चाहिए। तो लास्ट में ये भी चेक करनी है कंडीशन, देखना इनका सम 0 नहीं है, इनका सम 0 नहीं है, इनका सम, देखो बच्चों इनका सम 1 प्लस -1 0 आ गया। तो देखो इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया था अब की बार ये। अगर ये पेयर आपने काउंट कर लिया तो गलत हो गया ना आंसर आपका। इनका सम 0 नहीं है, इनका सम 0 नहीं है, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे बच्चों बताओ मेरे को। 4 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे क्या, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आएगा। तो बिल्कुल ये सारी बात बच्चा कर देता। देखो लास्ट में यहाँ पे आके वो आंसर कितना दे सकता था, 5 दे सकता था, है ना। आप भी समझ जाओ, आप अगर आंसर देते हो कितना 5 ही देते आप भी, ठीक है। लेकिन बच्चों हर बात के ऊपर फोकस करना है इंटीजर टाइप क्वेश्चन में, नहीं तो आपको हिंट तो है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। आपको आंसर 4 दोगे 5 दोगे कुछ पता ही नहीं लगेगा। अब बच्चों एक क्वेश्चन सेम ये है, बस इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, जेड की वैल्यू वहां मैंने आपको क्या दी थी बच्चों 1 दी थी ना, यहाँ क्या दे दी ओमेगा। और ओमेगा ये वही वाला ओमेगा है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला, ठीक है। तो करते हैं सोल्व पिछले क्वेश्चन की तरह। कहाँ चेंज आएगा मैं आपको बताऊंगा। पिछले क्वेश्चन में बच्चों हमने जेड की वैल्यू पुट की थी 1, अब की बार क्या पुट कर दो ओमेगा। ओमेगा क्या होता है बताओ, ओमेगा की वैल्यू पता है ना आपको, और ओमेगा प्लस में बी। ओमेगा क्या होता है बच्चों -1 प्लस √3 आयटा बाय 2 होता है ना। तो ये 2 इधर भी कर दो 2 इधर भी कर दो, ठीक है। और ए और बी तो क्या है रियल नंबर है ना, -1/2 प्लस √3/2 आयटा और प्लस में क्या आ गया बी। अब बच्चों किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड कैसे निकालते बता दो आप मेरे को। भाई यहाँ पे रियल पार्ट को इकट्ठा लिख लो ऐसे, और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दो। और यहाँ पे भी रियल पार्ट को बच्चों इकट्ठा लिख दो और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दो। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड मोड कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि -1/2 माइनस ए का स्क्वायर प्लस इसका √3/2 का स्क्वायर। मैं आपको एक एक स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ, है ना। ये इसका स्क्वायर, और बच्चों दोनों तरफ रूट लगाना मत भूल जाना। इसमें तो क्या है रूट से रूट कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर मान लो किसी का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 होता, फिर वो गलती हो जाती ना। इसलिए आप अपनी आदत यही बना लो स्टार्टिंग से कि हम स्क्वायर रूट लगाएंगे। और इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 3/4 आएगा। अब आप मेरे को बताओ बच्चों स्क्वायर खोलेंगे, अब जब स्क्वायर खोलोगे तो ये कट जाएगा स्क्वायर खोल के। तो बताओ क्या आ गया आपके पास, इसको a + 1/2 लिख दूं, माइनस कॉमन ले। और ये क्या है बच्चों b - 1/2। समझ गए इतनी बात। अब फिर से देखो, मैं दोनों तरफ स्क्वायर से स्क्वायर काटूंगा तो बच्चों क्या साइन लगाना पड़ेगा मेरे को, प्लस माइनस का, b - 1/2। ये फिर से वही बात बच्चों कि एक बार तो आप a + 1/2 को b - 1/2 लिख लो, और एक बार बच्चों इसको -b + 1/2 लिख लो, है ना, माइनस का साइन लेके। ये -1/2 ये कितना था अपना, ठीक है। इसमें बच्चों +1/2 कट जाएगा, यानी कि a = -b, यानी कि a + b = 0। बट ये केस क्या करना पड़ेगा आपको, रिजेक्ट करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ से बोलो कितना आ गया बच्चों, a - b = -1, a - b = -1, या a की वैल्यू क्या आ गई b - 1। समझ गए, a की वैल्यू क्या है b - 1, यानी कि अब की बार कौन छोटा है, a छोटा है किससे, b से, कितना 1। ए बी से छोटा है, या फिर आप ये कह लो
कि b की वैल्यू क्या है a प्लस 1। अब की बार बच्चों b बड़ा है a से 1 यूनिट, ठीक है। तो अब आप मेरे को बता दो ए बी के जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर है, ध्यान से काउंट करना है बच्चों। अब आप बी को क्या लिखोगे? अब आप क्या बी को -3 लिख सकते हो क्या? ये बताओ बच्चों, -3 नहीं लिख सकते है ना। नंबर कौन से है मैं लिख देता हूँ एक बार दोबारा ऐसे। अब बी को -3 नहीं लिख सकते क्योंकि बी अगर -3 हो गया तो बच्चों ए उससे एक छोटा है, तो फिर -4 है ही नहीं वो तो, यानी कि बी को स्टार्टिंग करनी पड़ेगी -2 से। अगर बच्चों बी को -2 लिख दिया तो ए इससे एक छोटा, मतलब कि -3। अब तो बस दोनों को एक एक बढ़ाते जाओ, इसको -2 कर दो, इसको -1 कर दो, है ना। दोनों को एक एक बढ़ाते जाओ, -3 -2 -1, है ना। और -1 को एक बढ़ाओगे 0, इसको 0, इसको 1, इसको 1, इसको 2, इसको 2, इसको 3, आगे तो जा ही नहीं सकते, 3 4 तो है ही नहीं। अब बच्चों फिर मैंने क्या बोला था, लास्ट में कंडीशन चेक करनी है, कौन सी? कहीं इन पेयर में ए और बी का सम 0 तो नहीं दिखाई दे रहा, कहीं नहीं है ना, देखो इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, कहीं पे भी बच्चों ए और बी का सम 0 नहीं बन रहा। तो ये कितने पेयर आगे बताओ? 6 इस क्वेश्चन का क्या आ गया, अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो दोनों मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिए। अब लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर एक और बच्चों, अब की बार z इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर है। एक बात बताओ सोच के, भाई ओमेगा स्क्वायर लिखो या ओमेगा लिखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर ओमेगा स्क्वायर लिखोगे तो बस फर्क कहाँ पे आएगा बताओ? ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस आ जाएगा। ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। लेकिन -√3/2 का स्क्वायर करो या +√3/2 का स्क्वायर करो तो कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा ना। इसका मतलब बच्चों ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इसके भी कितने आएंगे आपके? 6 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। आपको ऑब्जर्व करनी है बच्चों चीजें, ये नहीं है कि आप पेपर के अंदर एक बार ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे, एक बार ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे, नहीं, कुछ भी पुट कर लो, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, इस क्वेश्चन का आंसर सेम ही आएगा दोनों केस में, ठीक है। तो मैंने बता दिया। उसके बाद बच्चों अब ये अपना एक लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद फिर हम मेन क्वेश्चन पे आएंगे। आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 दे रखी है और आपको z की वैल्यू निकालो वेयर ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। आपको z निकालना है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में, ये तो +2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जब आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट वाला टॉपिक होता था। बस एक बच्चा तो इसको क्या करेगा, बोर्ड क्लास के लिए डायरेक्ट एक्सपेंड करेगा, उसको कोई प्रॉपर्टी नहीं आती। दूसरा बच्चा कोई दिमाग लगा के इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाएगा। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखा देता हूँ। अगर डायरेक्ट एक्सपेंड करना है तो ऐसा नहीं है कि एक्सपेंड नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कैलकुलेशन आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट में ये इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ इसको ध्यान से देखो। अपने को प्रॉपर्टी पता है ना कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बच्चों क्या होता है? 0 होता है। तो कहीं ना कहीं से इनमें रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन लगा के आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्रिएट कर सकते हो क्या? ये बताओ बच्चों। मैं कर सकता हूँ, देखना। R1 को मैं चेंज कर देता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या फायदा होगा इससे? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा? Z। ऐसे बच्चों इन तीनों को ऐड करूंगा तो क्या बचेगा? Z। इन तीनों को ऐड करूंगा तो क्या बचेगा? Z। और फिर Z में कॉमन ले लूंगा। आप समझ गए? जिसने प्रॉपर्टीज बच्चों ये रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन की हुई है वो इस बात को समझ गया कि अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं R1 को चेंज कर रहा हूँ किसमें? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बच्चों ये क्या आएगी इक्वेशन बताओ? Z +1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो 0 आ गया, यहाँ पे भी z आएगा, यहाँ पे भी z आएगा। सेकंड और थर्ड रो को बच्चों आपको कुछ करना है ही नहीं, वो एज इट इज कॉपी करते जाओ, ठीक है। ये आगे बोलो, इक्वल टू 1 दे रखा है। अब आपको पता है कि बाहर z कॉमन ले लो, क्या बच गया? 1 1 1। ये आ गया। अब क्या करोगे? दो कॉलम को चेंज करो ना, C2 को C2 माइनस C1 और C3 को बच्चों क्या लिखोगे? C3 माइनस C1, ताकि 2 0 बन जाए। पहला कॉलम तो सेम लिखो और इसमें से ये घटाओगे तो क्या आएगा बच्चों? 0। z तो कॉमन ले लिया, इसमें से ये घटाओ z प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और इसमें से ये घटाओ बच्चों 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, आ गया। उसके बाद C3 माइनस C1 करोगे 0, 1 माइनस ओमेगा और z प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जैसे है वैसे लिखते जाओ आगे यहाँ तक। उसके बाद बच्चों इसको क्या कर दो? एक्सपेंड कर दो। बाहर तो z है ही, अंदर क्या बच गया बोलो? 1 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो कर दो z प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और z प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसमें से घटा दो बच्चों 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 दे रखा है। इससे बच्चों z की वैल्यू निकाल लो। करना मल्टीप्लाई एक बार, इसकी z से करो पहले, इसकी मल्टीप्लाई z से कर दे तो क्या आएगा बताओ? या मल्टीप्लाई करने से कोई और भी छोटा तरीका हो सकता है कि चलो कर ही लो। z से करोगे तो z स्क्वायर, z की ओमेगा से करोगे तो बच्चों क्या आ गया? z ओमेगा माइनस में z ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये आ गया। उसके बाद ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई करने से अच्छा है, एक और तरीका है मेरे पास। ये ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा निकाल ही लो ना आप। देखना, मैं ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा निकाल लेता हूँ। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ये वैल्यू होती है
और ओमेगा क्या होता है -1 प्लस √3 आइटा बाई 2 ये होती है। इन दोनों का आपस में माइनस करोगे तो आई थिंक -1 कट जाएगा, माइनस के 2√3 आ जाएगा आइटा के साथ, तो माइनस के √3 आइटा आ जाएगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, जेड -√3 आइटा आ जाएगा। और ऐसे ही ये क्या आएगा फिर उल्टा है, ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा है, ये ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बताओ, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर करके देखने की जरूरत थोड़ी है, -1/2 तो कटेंगे, तो ये क्या आ जाएगा बस जेड प्लस √3 आइटा आ जाएगा। और ये बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1 से करोगे तो सेम माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब और इक्वल टू क्या दे रखा आपको 1, सिंप्लीफाई करना, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ये आइटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, +3 आ जाएगा। और यहाँ से क्या बच गया बोलो, 1 और 1 कितने हो गए 2, और इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो बच्चों ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ना, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बताओ क्या होता है -1, तो 2 माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 बन जाएगा, ये 3 से 3 कट गया, जेड क्यूब इक्वल टू 1 आ गया। बच्चों बताओ जेड क्यूब अगर 1 होता है तो जेड क्या होता है 1 की पावर 1/3, और 1 के क्यूब रूट बच्चों कितने होते हैं 3, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यानी कि जेड की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इस क्वेश्चन के आंसर आगे निकालना था ना आपको जेड, तो ये डिटरमिनेंट को सोल्व करने वाली बात है बच्चों, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अब ये देखो बच्चों जेईई मेंस का क्वेश्चन, ये बच्चों को कितना मुश्किल क्वेश्चन लगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई नई बात है ही नहीं। इसमें कहता है ए और बी इंटीजर है जो इस इंटरवल से बिलोंग करते हैं। अब आपको ये लगेगा कि सारा क्वेश्चन आपने किया हुआ है ना, मैंने करवाई दिया सोल्व, इनका दोनों का सम 0 नहीं हो सकता। सारे बच्चों पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बताओ जिसके लिए एक तो ये कंडीशन हो और एक बच्चों ये कंडीशन हो। तो इस कंडीशन को सोल्व करके तो हमने जेड की 3 वैल्यू निकाली, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और ये कहता है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इस इक्वेशन के रूट है, ये हमें बताने की जरूरत है, इस इक्वेशन के रूट हम जानते ही हैं क्या होता है बच्चों, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही होते हैं, तो ये तो बताओ चाहे ना बताओ अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब मैं लास्ट में कहाँ पे आऊँगा, पहले मानूंगा मैं जेड को कितना बच्चों 1, जेड को अगर 1 मानूंगा तो बताओ ये इक्वेशन से कितने ऑर्डर्ड पेयर आए थे, ए बी के बच्चों कितने पेयर आए थे, याद है ना 4 पेयर आए थे, ठीक है। और दूसरा केस बच्चों अगर जेड को क्या मानोगे आप ओमेगा, जेड को ओमेगा मानोगे तो ए और बी के फिर कितने ऑर्डर पेयर आए थे याद है आपको 6 पेयर आए थे। और जेड को ओमेगा स्क्वायर मानोगे तो ये मत कह देना सर 6 यहाँ से आएंगे, भाई 6 जो आएंगे वो सेम ही तो आएंगे ये वाले, तो फिर एक पेयर को एक ही बार काउंट करोगे ना, यहाँ से 4 अलग आएंगे यहाँ से 6 अलग आएंगे, तो टोटल आंसर कितना हो गया बच्चों 4 + 6 10, 10 इस क्वेश्चन का क्या था आंसर था। बहुत शानदार क्वेश्चन था, लेकिन हर चीज अगर आपको कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा ये क्वेश्चन। उसके बाद आ जाओ बच्चों इस क्वेश्चन के ऊपर, देखो पोलर फॉर्म का क्वेश्चन है, देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपको Z1 Z2 Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं विच लाई ऑन द सर्कल मोड z इक्वल टू 1। बच्चों इसका मतलब क्या होता है कि इस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं तीनों नंबर, और ये मोड z इक्वल टू 1 का मतलब क्या, इस सर्कल की रेडियस कितनी है बच्चों 1 है, मतलब ये सर्कल कैसा है बताओ, अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं आपको इस सर्कल का, तो ये क्या है बच्चों 0 0 और रेडियस कितनी है 1। तो एक बात बताओ आपको ये कह रखा है ये तीनों पॉइंट इस सर्कल के ऊपर है, मतलब Z1 भी कहीं यहाँ है, Z2 भी यहाँ है, Z3 भी यहाँ है, तो मतलब इस Z1 का मोड क्या होगा बच्चों, ये भी तो 1 होगा क्योंकि Z1 की सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगी, तो यानी कि तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है ना वो कितना है 1 है। तो मोड Z1 भी 1 है, मोड Z2 भी बच्चों 1 है, और मोड Z3 भी कितना है 1 है, तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड 1 है। और आपको बच्चों तीनों का आर्गुमेंट भी दे रखा है, देखो Z1 का आर्गुमेंट कितना, मैं आर्गुमेंट को एक बार थीटा लिख रहा हूँ ठीक है, -π/4, इसका आर्गुमेंट बोलो कितना बच्चों 0, और इसका आर्गुमेंट कितना -π/4, इसका आर्गुमेंट है π/4। एक बात बताओ जब आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों मोड भी दे रखा हो और आर्गुमेंट भी दे रखा हो तो जेड को पोलर फॉर्म में क्या लिखते हैं r इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, याद आ गया ना। और r इंटू इसको मैं यूलर फॉर्म में e की पावर आइटा थीटा लिख सकता हूँ, तो बताओ यहाँ से Z1 क्या होगा। अच्छा अच्छी बात क्या है इस क्वेश्चन में, मोड तो बच्चों तीनों का 1 है, मोड तो तीनों का 1 है, तो फिर 1 इंटू ई की पावर माइनस आइटा π/4, समझ गए। और यहाँ से Z2 बोलो मोड तो 1 ही है, ई की पावर आइटा 0, 0 का मतलब आइटा 0, आइटा 0 मतलब 0, और ई की पावर 0 कितना होता है 1, यानी कि Z2 क्या आ गया 1 आ गया। और बच्चों यहाँ से ऐसे Z3 निकाल लो, 1 इंटू ई की पावर π/4 आइटा π/4 होता है ना, ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया, थीटा की वैल्यू पुट कर दी, मोड मोड तो बच्चों क्या है 1 है, बस क्वेश्चन खत्म। अब तो आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, वो इस फॉर्म में दे रखी है, अल्फा बीटा निकाल लेंगे कंपेयर करके। तो एक बात बताओ बच्चों आपको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, Z2 के बार की जरूरत पड़ेगी, Z3 के बार की जरूरत पड़ेगी, और Z1 के बार की जरूरत पड़ेगी, तीनों का बार भी निकाल लो साथ में,
अच्छा Z1 अगर ये है तो Z1 का बार पता है ना बच्चों क्या होगा, बस आयटा का साइन चेंज हो जाता है। भाई Z1 अगर मान लो 2 - 3 आयटा है तो Z बार क्या होता है बताओ, 2 + 3 आयटा। तो ये आयटा का साइन चेंज कर दो ना बस सीधा यहाँ पे, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसका बार तो बच्चों यही आएगा क्योंकि तो रियल नंबर है, रियल नंबर का तो बार वही होता है। और Z3 का बार क्या आ जाएगा, इसकी पावर बच्चों नेगेटिव हो जाएगी। बार निकालना है तो आयटा का साइन चेंज कर दिया करो बस, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर किसी फॉर्म में लिख रखो आपने। तो अब अपना ये आंसर निकाल लो बच्चों, इसका आंसर Z1 इंटू Z2 का बार प्लस Z2 इंटू Z3 का बार प्लस Z3 इंटू Z1 का बार और इसका होल स्क्वायर। घबराना नहीं है देख के, ठीक है, बस आप निकालते जाओ। Z1 की वैल्यू बोलो कितनी, Z1 की वैल्यू बच्चों e की पावर माइनस आयटा पाई बाय 4 इंटू Z2 का बार, Z2 का बार कितना है 1 है, 1 को तो लिखूँ चना लिखूँ मैं, Z2 कितना है 1, और Z3 का बार कितना है बोलो e की पावर माइनस आयटा पाई बाय 4, और बच्चों प्लस लास्ट में क्या बच गया Z3 कितना e की पावर आयटा पाई बाय 4, और इंटू Z1 का बार, Z1 का बार कितना बच्चों e की पावर आयटा पाई बाय 4, और इसका क्या है ये होल स्क्वायर। लिखते जाओ बस। बताओ ये चीज और ये चीज तो बच्चों सेम नहीं है, तो ये तो ट्वाइस आ गया, ट्वाइस ऑफ e की पावर माइनस आयटा पाई बाय 4 प्लस ये बच्चों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी ना, तो e की पावर आयटा पाई बाय 4 और पाई बाय 4 कितना होता है पाई बाय 2 90, तो e की पावर आयटा पाई बाय 2। अब बच्चों यूलर फॉर्म को डायरेक्ट फिर दोबारा लिख दो उसी फॉर्म में। कोस क्या होता है बच्चों, ये कोस पाई बाय 4 माइनस आयटा साइन पाई बाय 4 होता है ना, और प्लस में e की पावर आयटा पाई बाय 2 कितना होता है कोस पाई बाय 2 प्लस आयटा साइन पाई बाय 2। मैंने दोबारा से यूलर फॉर्म को एक्सपेंड करके लिख दिया, ठीक है। तो अब बोलो ये कितना हो गया, कोस पाई बाय 4 बच्चों कितना होता है 1/√2, और इसका स्क्वायर भी लगा दो, और ये भी कितना होता है 1/√2, और साथ में क्या लग जाएगा आयटा, और बच्चों ये जीरो और ये आयटा, तो मतलब कि ऐसा आ गया अपने पास, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, लास्ट स्टेप पे पहुंच गए हम। तो अब तो सिंप्लीफाई करना है, इसका मोड निकालना पड़ेगा, आता है उसका स्क्वायर कर देंगे, इसको इससे इक्वेट कर देंगे, बस बात खत्म होगी। 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 2/√2, √2 आ जाएगा ना, तो ये कितना आएगा बच्चों √2, और ये माइनस के √2 आयटा, और कितना आ गया बच्चों प्लस में आयटा, प्लस क्या आ गया आयटा, इसके मोड का स्क्वायर, तो इसमें √2 प्लस आयटा कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 1 - √2 और इसका स्क्वायर। अब बताओ मोड कैसे निकालते हैं बच्चों किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट लगाते हैं। स्क्वायर रूट लगाओगे, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो वो खत्म हो जाएगा, बस इसका स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये कितना आ गया बच्चों 5 - 2√2 आ गया है ना, ये किसके इक्वल आ गया सिंप्लीफाई करके 5 - 2√2। और ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों अल्फा प्लस बीटा √2, ये दे रखा है अल्फा प्लस में बीटा √2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 5, बीटा की वैल्यू बच्चों बताओ √2 का कोफिशिएंट कितना है -2। आंसर क्या निकालना है आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अपना आंसर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 4 यानी कि 29 बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। देख लो कितना मतलब, क्या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुश्किल है जेई के हिसाब से, तो बच्चों मतलब यूं लगा लो +1 एनसीईआरटी का लेवल है इस क्वेश्चन का, सिर्फ आपको पोलर फॉर्म की डिटेल के अंदर नॉलेज होनी चाहिए और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब बच्चों इस क्वेश्चन पे आ जाओ, आपको अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस निकालना हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जेड को आप क्या पुट कर दिया करो बच्चों x प्लस आयटा वाई पुट करके और सिंप्लीफाई कर लो, लोकस बिल्कुल आराम से आ जाएगा, ठीक है कर लोगे। x माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा। अच्छा अब बच्चों किन्हीं भी दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हो, एक तो ये लाइन है और एक बच्चों ये सर्कल है, तो क्या करते हैं भाई आपस में सोल्व करना है इन इक्वेशन को, तो एक इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, या यहाँ से x निकाल के पुट कर दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो पुट करोगे तो x की दो वैल्यू आ गई, x की दो वैल्यू आ गई तो बच्चों दोबारा यहाँ पुट कर देना y आ जाएगा, ठीक है। तो x जब 2 था तो y कितना आएगा 2 - 2 0 है ना, एक तो 2 0 आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और x 3 होगा तो बच्चों 3 - 2 1, एक 3 को 1 आ जाएगा। मतलब कि किन्हीं भी दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हो तो आपको घबराना नहीं है कि कैसे निकाले, बस आपस में उनको सोल्व करना है 10th क्लास के बच्चे की तरह। वहां पे बस दोनों लीनियर इक्वेशन आती थी, यहाँ एक लीनियर है और एक क्या है क्वाड्रेटिक है। उसके बाद बच्चों अब ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान लगेगा आपको, ये कहता है लेट द कर्व दिस डिवाइड द रीजन दिस रीजन इनटू टू पार्ट्स ऑफ एरिया अल्फा एंड बीटा। कहने का मतलब ये है बच्चों देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, आपको पता लग गया क्या थी इसकी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है ना, और ये मैंने अभी आपको बताया था क्या है सर्कल है, सर्कल और उसकी बाउंड्री और उसका इंटीरियर पार्ट है ना, जिसका सेंटर कितना है बता दो आप, सेंटर देखो ध्यान से 3,0 और रेडियस कितनी है बच्चों 1। तो ये कहता है एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ क्या मतलब है इसका, एक बना लो बच्चों आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लो आसान रहेगा आपके लिए, ये है एक्स एक्सिस,
ये है वाई एक्सिस। एक सर्कल ड्रॉ करो जिसका सेंटर हो 3,0, 3,0 कहीं यहाँ ले ले एक्स एक्सिस के ऊपर, और रेडियस 1। तो बताओ बच्चों ये टोटल डिस्टेंस 3 है ना, तो रेडियस 1 है, तो मतलब कहीं यहाँ तक ले लो। रफ डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको सिर्फ ये ऐसा। तो अब आप बस मेरे को ये बताओगे एक एक बात करके कि ये सेंटर बच्चों 3,0 है, ये रेडियस 1 है, ये रेडियस 1 है, तो ऊपर भी तो रेडियस 1 होगी, ये रेडियस कितनी है 1 है, तो ये डिस्टेंस अगर 1 है तो ये पॉइंट आप मेरे को बताओगे बच्चों कितना हो गया, बताओ। ये टोटल डिस्टेंस 3 थी, एक पीछे आ गए तो कितनी होगी 2, तो ये पॉइंट कितना हो गया बोलो 2,0 हो गया। अच्छा ये पॉइंट बता दो, ये पॉइंट बच्चों परपेंडिकुलर अगर है इसके ऊपर, तो बच्चों एक्स तो 3 है और हाइट कितनी है यहाँ पे, हाइट कितनी है बच्चों 1, ये पॉइंट हो गया अपना 3,1। अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। वो ये कहता है कि ये जो लाइन है ना बच्चों, ये लाइन वो इस रीजन को मतलब इस सर्कल का जो एरिया है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक का एरिया अल्फा है और एक का एरिया बीटा है, और आपने बच्चों अल्फा माइनस बीटा का मोड निकालना है, मतलब बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस करना है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ बच्चों, 12th की एनसीईआरटी में जब ये सिलेबस में होता था एरिया बिटवीन टू कर्व्स या एरिया अंडर कर्व वाला कॉन्सेप्ट, तो ये जो लाइन होगी ना बच्चों, ये जो लाइन होगी ये पता है कहाँ से पास होगी, और कोई एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही नहीं। मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये लाइन इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ही पास होगी पक्का, ये वाली लाइन ऐसे। तो आपको इस लाइन ने, इस ब्लू वाली लाइन ने बच्चों इस पूरे एरिया को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो सर्कल के एरिया को, एक तो ये वाला पार्ट है ना, एक तो ये वाला पार्ट, और एक जो पार्ट बच गया पूरा कंप्लीट, कौन सा बच गया बताओ, कौन सा बच गया बच्चों पार्ट में, किसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट की। इसमें से एक अल्फा है और एक क्या है बच्चों बीटा है। तो देखो अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो बड़े वाले को क्या मान लो अल्फा मान लो ताकि कैलकुलेशन में गलती ना हो, और इसको क्या मान लो बीटा, ताकि हम अल्फा में से बीटा घटाएंगे तो बच्चों अपना पॉजिटिव आंसर आएगा, तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपने ये एक सवाल आपके मन में आएगा कि सर आपको कैसे पता लगा कि ये लाइन यहीं से पास होगी, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता लगता तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे ना। ये तो क्या है बच्चों लाइन है, और ये क्या है सर्कल, सर्कल की इक्वेशन क्या है x-3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये मैंने अभी आपको सोल्व करके दिखाई थी ना बच्चों। इन दोनों को सोल्व करोगे तो पॉइंट क्या आएगा, एक आएगा 2,0 और एक आएगा 3,1, यही मैं कह रहा हूँ आपको, एक 2,0 और एक 3,1। तो छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन बच्चों पेपर के अंदर बहुत आपका टाइम बचाएगी। अब एक बच्चा तो क्या करेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेगा, लेकिन दूसरे बच्चे को पता है कि जब भी क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है जेईई मेंस के अंदर हम बात कर रहे हैं तो वो ऐसा ही फ्रेम होगा, ठीक है, ये हो गया। बस अब तो आपको क्या करना है बच्चों, ये दोनों पार्ट के एरिया निकालना है, एक तो ये ब्लैक वाला एरिया ऊपर, और फिर बच्चों अगर ब्लैक एरिया निकल गया तो पूरे सर्कल के एरिया में से ये ब्लैक एरिया घटा दूंगा तो ये बाकी का आ ही जाएगा ना, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ब्लैक एरिया बता दो कैसे निकालोगे बच्चों, ब्लैक एरिया कैसे निकालोगे, दिमाग लगा के बताओ। ये बताओ आप मेरे को, मैं ऐसा कर दूं, ये अगर लाइन है, ये पूरा क्वाड्रेंट है क्या, जो मैं ग्रीन कलर से इसकी बाउंड्री बना रहा हूँ बच्चों, ये पूरे सर्कल का एक चौथा हिस्सा है क्या, बस आप इतना बता दो, है ना बच्चों। तो ब्लैक एरिया, ब्लैक एरिया का मतलब बीटा, बीटा जो होगा पूरे क्वाड्रेंट का एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है ना, पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से बच्चों मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, बताओ। ये पॉइंट ए है मान लो, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है सी है, इसमें से मैं माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये ब्लैक एरिया आ जाएगा क्या बताओ। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, पूरे सर्कल का एरिया डिवाइड बाय 4, सर्कल की रेडियस अगर 1 है तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, अपॉन 4, 4 क्यों, क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए। ट्रायंगल का एरिया बोलो क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बच्चों ये डिस्टेंस कितनी है बोलो 2 मत बोल देना 1 क्योंकि रेडियस है, और ये भी कितनी है 1, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आ गया ना, देखो आंसर पाई बाय 4 माइनस 1/2, ये किसका आंसर आ गया बच्चों, ये आपका बीटा का आंसर आ गया। अल्फा क्या होगा बताओ, अल्फा, अल्फा होगा पूरे सर्कल के एरिया में से, एरिया ऑफ सर्कल में से बच्चों बीटा घटा दो, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और बीटा आपने निकाल ही दिया पाई बाय 4 माइनस हाफ, है ना, ये निकाल दिया ना। तो बच्चों क्या आ गया, ये पाई में से पाई बाय 4 गया 3 पाई बाय 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ गया। अच्छा उसके बाद आपको क्या निकालना है, आंसर निकालना है अल्फा माइनस बीटा का मोड। अब मोड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को दिख रहा है अल्फा क्या है बच्चों बड़ा एरिया है, तो अल्फा में से बीटा क्या कर दो माइनस कर दो, तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा कितना है 3 पाई बाय 4 प्लस हाफ, इसमें से माइनस करो पाई बाय 4 माइनस हाफ, तो बोलो 3 पाई बाय 4 में से पाई बाय 4 गए 2 पाई बाय 4, और ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +1, और ये कितना होता है बच्चों पाई बाय 2, पाई बाय 2 प्लस 1 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, देख लो पाई बाय 2 प्लस 1 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो एरिया अंडर कर्व की अगर थोड़ी बहुत भी आपको बेसिक नॉलेज है तो ये क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। बस आपको देख के नहीं घबराना है कि ये कैसी इक्वेशन दे दी, भाई ये आपको दिखनी चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये आपको दिखनी चाहिए कि ये सर्कल की इक्वेशन है, बस जैसे ही स्ट्रेट लाइन और सर्कल दिख गया तो एरिया अंडर कर्व आपको आता ही है, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा।
उसके बाद बच्चों ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखो आपको लोकस निकालना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो कर ही लोगे, जेड को क्या पुट कर देना, एक्स प्लस आइटा वाई, तो यहाँ पे भी जेड बार है, यहाँ पे भी जेड बार है, तो एक्स माइनस आइटा वाई हो जाएगा जेड बार की वैल्यू। पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चों, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर कितना होगा, निकाल लोगे सेंटर, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं 0, और इसका हाफ करके और माइनस का साइन लगा दो, है ना, 11/5 का नेगेटिव, तो 0, -11/5 इस सर्कल का सेंटर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान। आपको ये बोला गया है कि लेट कर लो जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, और जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, बी द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, मतलब ये बोल रहा है आपको खुद ही कि ये एक सर्कल की इक्वेशन है। हम कहते हैं हमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, हम तो इसका लोकस निकाल लेंगे और सर्कल ही आएगा वो, विद सेंटर सी। बच्चों सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है ना, सेंटर जो पॉइंट है उसको सी नाम दिया गया है, तो मतलब सी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0, -11/5, ये तो आप निकाल लोगे। फिर क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर द पॉइंट दिस दिस एंड सी। अब आप एक ट्रायंगल बनाओ। अब तो ये बोर्ड का क्वेश्चन बन गया बच्चों, जब 3 वर्टिसेस आपको दे रखे हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। सी के कोऑर्डिनेट क्या है बोलो, 0, -11/5। एक पॉइंट कितना है बच्चों, 0, 0, और एक पॉइंट कितना है अल्फा 0, तो ये है ए और ये है बी और ये है सी। इसका एरिया आपको 11 दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, 11, और आपको अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालना जानते हो ना, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ, और डिटरमिनेंट मेथड से निकाल रहा हूँ, क्या आएगा बोलो, 0, 0, पहले 0, 0 और अल्फा, फिर बच्चों कितना आएगा -11/5, फिर 0, और फिर कितना आएगा आपका 0, और फिर बच्चों क्या आएगा 1, 1, 1, और इसकी वैल्यू क्या दे रखे 11। ये 2 तो उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो क्या होगा, माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, और ये कितना होगा 0 माइनस अल्फा और +1, और ये तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 22। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, मोड लगाना मत भूलना, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। ये कितना आ गया, तो 0 ही हो गया, तो ये आ गया बच्चों 11 अल्फा/5 आ गया, ठीक है। ये आ गया 22, तो बस अल्फा की वैल्यू आ गई ना, 22 इंटू 5/11, 10 आ गई, अल्फा 10 आ गया, तो अल्फा स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 100। देख लो कितना आसान क्वेश्चन था, बताओ आप खुद सोचो कि अब ये क्वेश्चन कितना इजी था। आपको सर्कल पता है, ये सर्कल है तो सेंटर पता है, सी निकल गया, तो बच्चों तीनों कोऑर्डिनेट में से एक सिर्फ वेरिएबल छोड़ रखा है इसने, और उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या गिवन आपको, एरिया गिवन है, एरिया के इक्वेट करके अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत बहुत ज्यादा शानदार क्वेश्चन है। आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं इन दोनों इक्वेशन के। एक इक्वेशन बच्चों ये है, दूसरी इक्वेशन बच्चों ये है, ध्यान से सोचना, और एक्स और वाई क्या है लिख लो यहाँ पे, एक्स और वाई बच्चों क्या है रियल नंबर है, ठीक है। उसके बाद अब देखो आप क्वेश्चन, पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखता हूँ, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का मोड अगर बच्चों 1/2 है, तो अगर इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा +-1/2। पहली शर्त ये है ना, अगर आपने प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया तो वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों, जितने सॉल्यूशन आने चाहिए फिर उससे कम आएंगे, ठीक है, समझ गए। क्योंकि बच्चों आपको क्या पता कि एक्स स्क्र बड़ा है कि वाई स्क्र बड़ा है, मान लो वाई स्क्र बड़ा है तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, और एक्स स्क्र बड़ा है तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अब ऐसे ही देखो, फिर एक बच्चे ने दिमाग लगाया कि इसको भी फिर सिर्फ प्लस माइनस के साथ खोलो। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, जब x और y रियल नंबर है तो x का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, y का स्क्वायर भी कभी नेगेटिव नहीं होता, तो फिर इसका आंसर नेगेटिव कैसे आ जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, हर चीज को गौर किया करो, ठीक है। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा बच्चों 1 आएगा। हर चीज का लॉजिक है कि प्लस माइनस का साइन क्यों लगाएंगे और क्यों नहीं लगाएंगे। तो अपने पास बस अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। एक वैल्यू है बच्चों कितनी 1 इसकी, और इसकी वैल्यू 2 कंसिडर करेंगे हम। केस नंबर 1 कंसिडर करता हूँ, जब एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र तो कितना है बोलो 1। अब तो एक इक्वेशन ये आ गई और दूसरी इक्वेशन ये आ गई, दोनों को सोल्व करना है। और इसको मैं एक बार एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र को, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र को बच्चों कितना लेके चलता हूँ 1/2 लेके चलता हूँ, ठीक है। तो बताओ कितने पेयर आएंगे यहाँ से, दोनों को ऐड कर दे, तो 2x स्क्र इक्वल टू 1 + 1/2 3/2। तो एक्स स्क्र आ गया बच्चों कितना 3/4। तो x कितना आ गया बोलो +-√3/2, +-√3/2। अब इसमें वाई स्क्र यहाँ से निकाल लो, क्या है 1 माइनस एक्स स्क्र, तो 1 माइनस में 3/4 यानी कि 1/4, तो y की भी 2 वैल्यू आएगी, +-1/2। तो आप मेरे को बता दो, अब 2 वैल्यू x की है 2 वैल्यू y की है, तो x y के पेयर कितने बनेंगे, 4 बनेंगे ना। एक्स वाई के कितने पेयर बनेंगे बच्चों 4, क्योंकि 2 वैल्यू यहाँ से 2 वैल्यू यहाँ से, 2 × 2। जैसे दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट करते हो आप, एक सेट में 2 एलिमेंट है दूसरे में भी 2 है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होते हैं 4। कैसे, एक बार मान लो आपने x को √3/2 ले लिया और y को पॉजिटिव ले लिया, और ऐसे ही x को तो सेम रखो y को नेगेटिव रख दो। समझ रहे हो मेरी बात। अब x को एक बार माइनस का ले लो और y की फिर वही 2 वैल्यू ले लो,
लेकिन आपको ये बच्चों करके नहीं देखने, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ ये करके सोल्व, ठीक है। आपको पता लगना चाहिए कि दो वैल्यू इसकी है, दो इसकी है, 2 इंटू 2 कितने सोल्यूशन बनेंगे बच्चों, 4 सोल्यूशन बन गए। 4 तो यहाँ से आ गए, अब आपको पता है 4 यहाँ से आएंगे सेम, ठीक है। केस नंबर 2, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र कितना है बोलो 1, और एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र कितना है बच्चों -1/2। अब की बार ऐड करोगे तो 2x स्क्र इक्वल टू हाफ, तो एक्स स्क्र कितना आ जाएगा बोलो 1/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों +-1/2। अगर x की वैल्यू +-1/2 आ गई तो फिर आपको पता लग गया अब तो 1 - 1/4। अब की बार y की वैल्यू क्या आ जाएगी ±√3/2 आ जाएगी। तो यहाँ से भी बच्चों कितने आ गए, 4 सॉल्यूशन आ गए, 4 ये और 4 ये। तो फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों 4 + 4 यानी कि 8। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं बच्चों 8 है। अब बोलो समझ आ गई बात, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो। लेकिन मैं अब कहता हूँ बच्चों इतना लेंथी ये कुछ करने की आपको जरूरत नहीं थी। अब आप ध्यान से समझना मेरी बात। इक्वेशन क्या थी अपने पास, एक मेथड नंबर 2 बता रहा हूँ ना, एक इक्वेशन थी ये, ऑब्जर्व करना सीखो चीज़ों को, और एक इक्वेशन थी ये। ऐसे ही बच्चों एक इक्वेशन थी ये, और एक इक्वेशन थी माइनस के साइन के साथ। आप बस मेरे को ये बता दो इन दोनों कर्व के बारे में आपको पता है क्या। ये तो सर्कल है, और ये बच्चों क्या है हाइपरबोला नहीं है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल सकते हो आप इसको है ना, लेकिन है तो हाइपरबोला ही। और कौन सा हाइपरबोला, ये स्टैंडर्ड है क्योंकि एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्र की फॉर्म है। लेकिन ये बच्चों कंजुगेट है, क्यों, क्योंकि इधर इसको पॉजिटिव बनाओगे तो बच्चों ये नेगेटिव नहीं हो जाएगा। और आप समझते हो कि एक्स स्क्र का कोफिशिएंट जब नेगेटिव आता है तो हाइपरबोला कौन सा होता है, वर्टिकल फॉर्म में, यानी कि कंजुगेट हाइपरबोला। तो एक बात बताओ आप, सर्कल और हाइपरबोला, अगर मैं आप थोड़ा सा मैं रिस्क लूँ भाई, नो सॉल्यूशन नहीं आए, नो सॉल्यूशन मान लो नहीं आते, वो तो आप देख ही लोगे आपस में सोल्व करके कि नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन तो नहीं बनेगी, सॉल्यूशन तो आएंगे। तो कितने आएंगे फिर बताओ, सर्कल और हाइपरबोला। तो बच्चों देखना ये सर्कल है और ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, तो मैं ऐसे ही पता लगा सकता था कि इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे बच्चों, यहाँ से 4 आएंगे, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे कैसे आप सोच सकते हो। और ये भी बच्चों तो ऐसा ही है, बस इसके अंदर क्या है, एक आपका ये ग्राफ ऐसे ना बनाओ, क्या कर लो सर्कल बना लो एक तो, और अब की बार हाइपरबोला कौन सा है बच्चों, कंजुगेट वाला है, तो इसको ऐसे कट कर देगा ये लो वर्टिकली। तो बच्चों यहाँ से भी कितने सॉल्यूशन आएंगे 4, तो ये 4 सॉल्यूशन ये, 4 सॉल्यूशन ये, तो बच्चों आंसर कितना आएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ ये बेसिक मेथड तो आपको आना ही चाहिए। अब बच्चों आ जाओ अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा पता है ना कि z इंटू जेड बार क्या होता है बच्चों, मोड जेड का स्क्वायर होता है। क्या होता है, मोड जेड का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको कितने कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है ऐसे है जो इन दोनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करते हैं। बस आपको मतलब कि इन दोनों इक्वेशंस के बच्चों नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। तो करें, लेट कर लो, जेड को एक्स प्लस आइटा वाई मान लो। तो पहली इक्वेशन को सोल्व करना। पहली इक्वेशन क्या है बच्चों, मोड जेड इक्वल टू 1, यानी कि मोड ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई इक्वल टू 1। तो ये तो क्या होता है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का रूट, और दोनों तरफ स्क्र करोगे तो आप समझ गए ना। एक इक्वेशन तो आ गई जो मैंने लिखी थी ना, एक इक्वेशन सर्कल की, ये तो आ गई। दूसरी बोलो बच्चों, दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में देखो अब एक बच्चा तो क्या करेगा, नॉर्मल बच्चा जो है वो कहेगा सिर्फ कि जेड को लिख दो एक्स प्लस आइटा वाई। मैं आपको बता रहा हूँ देखो, और नीचे क्या है, ये जेड का बार है, ठीक है। जेड का बार लिख दो ये, फिर ऊपर जेड का बार, और नीचे बच्चों जेड। मैं ये नहीं कहता कि क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, हो जाएगा, बस क्या करना है एलसीएम ही तो लेना है। एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई कर लो, हो जाएगा नो डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में मैं करके भी दिखा देता हूँ। ये क्या आएगा एक्स माइनस आइटा वाई इंटू एक्स प्लस आइटा वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स माइनस आइटा वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर आपको खोलने आते ही है ना, स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, आइटा स्क्वायर लिख दो चलो। अच्छा प्लस 2xy माइनस 2xy कट जाएगा, और इधर से भी बच्चों क्या आएगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस में आइटा वाई स्क्वायर। और नीचे क्या हो गया बच्चों, नीचे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। समझ गए क्यों हो गया, इक्वल टू 1। और ऊपर क्या आ गया बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और माइनस में 2y स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बताओ बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो कितनी है 1 है ना, क्योंकि दोनों इक्वेशन को एक साथ सोल्व कर रहे हो तो इसकी वैल्यू कहीं पे भी आप चाहो तो 1 लिख सकते हो। तो इक्वल टू क्या आ गया 1। तो 2 कॉमन लेके काट दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मोड कितना आ गया बच्चों 1/2 आ गया। तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आ गया बोलो, प्लस माइनस 1/2। अब बता दो एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये। तो बच्चों इन दोनों को अभी हमने सोल्व किया था ना, कितने सॉल्यूशन आए थे 8। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बच्चों 8 आ गया। मतलब मैंने कोई नई बात आपको बताई नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा कि जेड को एक्स प्लस आइटा वाई पुट करो और क्वेश्चन को सोल्व कर लो, ठीक है। एक आइडिया तो ये था, और मैंने भी इस क्वेश्चन को पहले इस तरह से कभी सोल्व नहीं करके देखा जो मैंने अभी आपको दिखाया है। मैंने इसको दूसरे तरीके से सोल्व किया। देखो क्या मोड जेड कितना दे रखा है आपको 1, और दूसरी इक्वेशन क्या थी जेड अपॉन जेड बार प्लस
जेड बार अपॉन जेड इक्वल टू 1। कई बार नए आइडिया आ जाते हैं ना क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त। अब मैं ये चाह रहा था कि मोड जेड अगर 1 है तो मोड जेड का स्क्वायर भी 1 होगा, और मोड जेड के स्क्वायर को जेड इंटू जेड बार लिख देता हूँ। मतलब कि जेड और जेड बार एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कहने का मतलब बच्चों इस दूसरी इक्वेशन को मैं फिर क्या लिखता पता है, 1/z बार, जो नीचे z बार है ना भाई, इसको एक बात बताओ, 1/z बार को मैं z लिख सकता हूँ ना, तो मैं इसको z लिख देता। और जो नीचे z है 1/z को मैं क्या लिख सकता था, जेड बार, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो मैं इसको जेड बार लिख देता। और बस अब जेड बार जेड का स्क्वायर हो जाता है ये, और ये क्या हो जाता है बच्चों, जेड बार का स्क्वायर हो जाता है। देखो बात तो वही आ गई, जेड क्या होता है एक्स प्लस आइटा वाई, और ये क्या होता है एक्स माइनस आइटा वाई। तो इसका स्क्वायर आपको पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह माइनस आ जाएगा ना क्योंकि आइटा है, और वो 2xy माइनस 2xy कट जाएगी। ऐसे ही सेम बच्चों कहानी यहाँ से आएगी। तो एक बात बताओ, सेम बात नहीं आ गई क्या, वही जो मैं आपको बता रहा था, यानी कि आपको बच्चों ये कैलकुलेशन का पार्ट है, और जब आप प्रैक्टिस करते हो मैथमेटिक्स की तो आपको बच्चों इस तरीके से प्रैक्टिस करनी होती है कि हाँ ऐसे भी मैं कर सकता हूँ क्वेश्चन को, और बेसिक तरीका भी बच्चों में फॉलो कर सकता हूँ। बेसिक तरीके से बच्चों यहाँ तो जल्दी आंसर आ गया, लेकिन कई बार कैलकुलेशन ये डिफिकल्ट हो जाती है, इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी है कि जब भी मोड जेड 1 दे रखा हो दोनों तरफ स्क्वायर करके उसको जेड इंटू जेड बार लिख दो, ठीक है। और फिर इस कंडीशन को बच्चों यहाँ पे आप यूज कर लो, आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये देखो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, आपको अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट दे रखे हैं। अच्छा ये कोशिश मत करना कि रूट निकाल लो बच्चों, रूट कॉम्प्लेक्स आएंगे क्योंकि इसका डी क्या है, नेगेटिव है ना, डी क्या है इसका नेगेटिव है, तो रूट्स क्या आएंगे कॉम्प्लेक्स आएंगे, आपको जरूरत ही नहीं है। बस इक्वेशन लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, और इसके रूट क्या है अल्फा और बीटा। बच्चों ये तो 10th क्लास की आर डी शर्मा के अंदर भी क्वेश्चन दिए होते हैं कि अल्फा बीटा रूट है, तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालो, या अल्फा की पावर 6 भी निकाल सकते हो आप चाहो तो, है ना, 6 भी निकाल सकते हो, 8 भी निकाल सकते हो, कितनी भी पावर निकलवा लो। तो बताओ सम ऑफ रूट्स क्या हो गए यहाँ से 3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों क्या हो गया 4। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों 3 है। अब देखो कितने मेथड है इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने के, या तो आप क्या करो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इक्वल टू 3 का स्क्वेयर। अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर अगर मेरे को निकालना होता, 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है 4 है, तो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर तो बच्चों कितना आ गया अपना 1 आ गया। बताओ इतनी बात समझ गए, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर निकालना होता तो 1 आ गया। और एक और तरीका भी आप जानते हो, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर अगर मेरे को निकालना होता तो फॉर्मूला ये नहीं होता अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर से बच्चों स्क्वेयर कर दो, क्योंकि मुझे दिख रहा है मेरे को 4 पावर चाहिए, तो 4 पावर आ जाएगी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ए और बी क्या है यहाँ पे अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर और 1 का स्क्वेयर। अब बच्चों ये तो आपको निकालना ही है, 2 इंटू एल्फा बीटा कितना है बोलो 4, तो ये क्या होगा 4 का स्क्वायर, तो एल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 1 माइनस 32 यानी कि माइनस 31। तो बोर्ड आपसे पूछा गया है तो आंसर कितना आ गया बच्चों इस क्वेश्चन का 31 आ गया। तो आप समझ गए किस तरह से मैंने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। बस आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लिखने हैं, और 10th क्लास वाले मेथड की जगह अलजेब्रा के फॉर्मूले लगा के या ट्रिक आपकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको देखते ही ध्यान आ गया कौन सा फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला। 40 मिनट की अलग से मैंने लेक्चर बना रखा है न्यूटन्स फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है, उसका लिंक डाल दूंगा। बट वो लेक्चर देखने से पहले इस क्वेश्चन को ट्राई भी मत करना, क्योंकि न्यूटन फॉर्मूला से ही ऐसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। जब भी आपको बच्चों ये एक्सप्रेशन ऐसी दे रखी हो पी एन इक्वल टू एल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन या एल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, तो वहां वहां हम क्या लगाएंगे, न्यूटन फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और आप ये भी देखो P3 दे रखा है, P4 दे रखा है, P5 दे रखा है, P6 दे रखा है ना, ये 4 वैल्यू दे रखी है, और वही अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का आपको मोड निकालना है। ये जो चीज दे रखी है ना एक बार आप छोड़ दो, बस आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फोकस करो। आपको बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मेरे को ये बताओ, अगर आपको ए और बी की वैल्यू पता लग जाए किसी तरीके से, अगर आपको ए और बी पता लगी तो क्वाड्रेटिक पता लगी, क्वाड्रेटिक बच्चों पता लगी तो अल्फा और बीटा वही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ जाएंगे, फिर तो क्वेश्चन खत्म, पहले जैसे बन गया। अब आप ये बताओ मेरे को बाय न्यूटन्स फॉर्मूला, बाय यूजिंग न्यूटन्स फॉर्मूला क्या करते थे बच्चों, न्यूटन फॉर्मूले का यूज करके बताओ, याद है आपको एक्स स्क्वायर को, कोफिशिएंट तो इसका 1 है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखते थे पी, मैंने बताया था ना, चाहे n से स्टार्ट कर दो चाहे n+1 से n+2 से, जो आपका मन करे उससे स्टार्ट कर दो, मेरी हैबिट है मैं n+2 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। माइनस ए कॉन्स्टेंट सेम, एक्स की जगह फिर क्या लिखोगे एक घटाओगे, है ना, n+2 की जगह n+1 माइनस बी कॉन्स्टेंट
इंटू वन, वन की जगह क्या लिखोगे फिर पी एन, एक एक कम करना है, एन प्लस टू पी एन प्लस वन पी एन इक्वल टू बच्चों जीरो दे रखा है। बस अब तो आपको क्या करना है बच्चों, एन की सुटेबल वैल्यू पुट करनी है। क्या वैल्यू पुट करनी है? सुटेबल। सुटेबल का मतलब जो क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी है या मांगी गई है उसको ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन के अंदर बच्चों देखो P3 है, P4 है, P5 है, P6 है, सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करो। आपको P6 चाहिए कहीं ना कहीं। अगर आपको बच्चों P6 चाहिए तो n की जगह क्या पुट करें? 6 पुट करोगे? नहीं बच्चों, n प्लस टू है ना, तो n की जगह क्या पुट करो? 4 पुट करने से काम चल जाएगा, क्योंकि 4 प्लस टू करोगे तो 6 अपने आप बन जाएगा। तो बताना, n की जगह 4 पुट करो तो P6 माइनस a इंटू P5 और माइनस b इंटू P4 इक्वल टू जीरो। बस P6 P5 P4 की वैल्यू पुट कर दो, a और b में एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, करना। P6 बच्चों कितना है देखो ध्यान से, 45√7 आइटा, ठीक है, माइनस a इंटू P5 कितना बच्चों, 11√7 आइटा, माइनस b इंटू P4 कितना, -3√7 आइटा इक्वल टू जीरो। मेरे को ऐसा लग रहा है बच्चों, एक तो √7 आइटा कॉमन लेके सब में से काट दो, √7 आइटा √7 आइटा √7 आइटा, क्योंकि √7 आइटा की वैल्यू जीरो तो हो नहीं सकती। तो फिर इक्वेशन अपनी सिंपल ये बन गई, माइनस के 11a और प्लस 3b इक्वल टू जीरो, यानी कि 3b या -11a प्लस 3b इक्वल टू -45, ये अपनी बच्चों एक इक्वेशन बन गई। बताओ समझ आ गई? एक तो वैल्यू मैंने क्या पुट करी अभी बताओ, इसकी वैल्यू 4। अच्छा 4 पुट करी ना तो बच्चों 6 5 और 4 तो यूज हो गए, 3 रह गया है ना। अब 4 की जगह बच्चों 3 पुट कर लो, फिर पुट कर दो n की जगह बच्चों कितना, 3, क्योंकि हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, वैल्यू जितनी मर्जी चाहे पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी नेचुरल नंबर। तो n को 3 पुट करोगे तो बच्चों ये कितना आएगा 5, ये a इंटू P4 और माइनस b इंटू P3 आ गया। ठीक है, अब फिर से P4 P5 P3 की वैल्यू पुट कर दो। P5 कितना है बोलो, 11√7 इंटू आइटा, ये डराने के लिए दे रखा है, √7 आइटा तो कटना ही कटना है ना। P4 क्या बच्चों दे रखा है आपको, 3√7 आइटा माइनस b इंटू -5√7 आइटा इक्वल टू जीरो। तो फिर से वही बात, √7 आइटा वाली टर्म तो बच्चों गायब कर दो, ये लो ये गायब होगी। क्या बच गया, 11 माइनस माइनस प्लस 3a और माइनस माइनस प्लस 5b इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, जीरो आ गया है ना। ये क्या आ गया, जीरो। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर ले, 3a प्लस 5b इक्वल टू -11, ये आ गई बच्चों अपनी एक और इक्वेशन। अब आप बताओ मेरे को, अब तो क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हो ना, निकाल लो a और b की वैल्यू। बताओ क्या करना चाहिए, इसको बच्चों मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ये लो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको बच्चों 11 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, ताकि ए के कोफिशिएंट क्या बन जाए, सेम बन जाए। मेरे को तो वैल्यू निकालनी है बस। 11 से किया ना मैंने, 11 से करोगे तो ये -121। अब क्या करो बच्चों, 2 और 3 को ऐड कर दो, ये ए से ए वाली टर्म तो कट गई, 55 और 9 64 और -121 -135 कितना आ गया बच्चों, माइनस के 256 आ गया क्या, 256। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 256 तो आपको पता है ना, 64 इंटू 4 होता है, तो b आ गया -4। अगर b -4 आ गया तो बच्चों सेकंड इक्वेशन के अंदर या थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर लो ना, 3a प्लस 5 इंटू बी इक्वल टू -11, -11 में 20 जोड़ोगे 9, तो a कितना आ गया, 3 आ गया। देखो a 3 आ गया, b -4 आ गया, तो बच्चों ये गिवन इक्वेशन क्या बन गई बताओ, ये इक्वेशन बन गई x² माइनस a कितना बोलो 3, बी कितना बच्चों -4, तो ये +4 इक्वल टू जीरो। तो ये तो वही क्वेश्चन बन गया ना जो अभी मैंने आपको सोल्व करके दिखाया था, कि इसके रूट है बच्चों अल्फा और बीटा और आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो बताओ आपका आंसर कितना आया था इसका, 31 आया था ना। देखो मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह की चीजें आप पहले सोल्व करोगे ना कुछ पार्ट, ठीक है, तो आपको ये लगेगा कि कुछ चीजें तो देखी देखी है, बस अब आपको ये लगेगा कि हमें सिर्फ ए और बी की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद तो ये क्वेश्चन हम सोल्व कर ही देंगे। ठीक है, इसलिए आपको पूरे क्वेश्चन को हमेशा बच्चों आदत डाल लो पार्ट्स के अंदर ब्रेक करने की। एक साथ क्वेश्चन को पढ़ोगे देखोगे ना तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, पहले आप ये सोचा करो कि हमारे को मेनली जरूरत क्या है, पेपर के अंदर भी आपके ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पता लगेगा कि अल्फा बीटा तो इसके रूट है, तो अगर ये इक्वेशन हमें पूरी मिल गई फिर तो ये चीज निकाल ही लेंगे हम, ये तो कोई भी बच्चा निकाल देगा। ठीक है, तो यानी हमें ए और बी की वैल्यू पे फोकस करना है, वो हम निकाल ही लेंगे न्यूटन फॉर्मूला लगा के। उसके बाद बच्चों देखो एक और, ये दिखने में न्यूटन फॉर्मूला जैसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चों वही बच्चा करेगा। मैंने 2023 के अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक क्वेश्चन कराया था, है ना, 2023 के अंदर। उस क्वेश्चन को जिस बच्चे ने किया है वो क्वेश्चन वो बच्चा इस क्वेश्चन को ट्राई करे, और नहीं किया ये वाला क्वेश्चन तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों लिंक डाल दूंगा और उसका टाइम स्टैम्प भी लगा दूंगा कि ये न्यूटन फॉर्मूला वाला क्वेश्चन कहाँ पे है, पहले वो क्वेश्चन ट्राई कर लेना, फिर ये क्वेश्चन करोगे ना ईजी लगेगा आपको। ठीक है, आपको अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट दे रखे हैं, वही जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, और आयटा, आयटा आपको पता है सेम जो आयटा होता है वो है ना, यानी कि रूट ऑफ
आयटा कितना है बच्चों, -1 का जो रूट है वो कितना है, आयटा है। ये कंडीशन लिखी होती है ना, मतलब ये आई नहीं है, आयटा ही है, वही वाला आयटा अपना। तो अपने को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है बच्चों। यहाँ पे देखो वो वाला क्वेश्चन जिस बच्चे ने किया हुआ है ना, वो उसको याद होगा वहाँ पे पावर कितनी थी बच्चों, 15 थी, एक 11 थी और एक 13 थी। मतलब वहाँ पे ना पावर में दो दो का गैप था। दो दो का गैप तो चलो चल गया था, मैंने आपको न्यूटन फॉर्मूला का यूज करके सिखा दिया था, बट यहाँ पे गैप है ना 4 4 का है। तो बच्चों यहाँ पे अगर न्यूटन फॉर्मूला लगाओगे ना, आप ट्राई कर लेना, इस क्वेश्चन को देखने के बाद वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करके देखना, सोल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों पावर में गैप जितना जितना बढ़ता जाएगा ना, फिर न्यूटन फॉर्मूला से वो क्वेश्चन सोल्व करना उतना डिफिकल्ट होता जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि बेसिक मेथड, वहाँ पे आपको बेसिक मेथड लेंथ ही लगा होगा, बट यहाँ पे बच्चों काम ही बेसिक मेथड आएगा, बिना उसके आप सोल्व कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करता हूँ अब मैं। तो क्या था बेसिक मेथड बताओ, अल्फा और बीटा इसके रूट है, तो 2z² -3z -2 आइटा इक्वल टू 0। अल्फा अगर इसका रूट है बच्चों, तो z की जगह अल्फा रिप्लेस कर दूं, क्योंकि वो सेटिस्फाई तो करेगा। अब आप मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनना, अब मेरे को जो वैल्यू निकालनी है ना, उसके ऊपर फोकस करो आप। यहाँ पे अल्फा की पावर 19 और बच्चों ये क्या है, अल्फा की पावर 11। अगर आपने देखो पावर तो छोटी कॉमन लेंगे, मान लो आपने अल्फा की पावर 11 कॉमन ले लिया, ठीक है, मैं दो तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। अल्फा की पावर 8+1, ऐसा ही बच्चों बीटा की पावर भी आपने 11 कॉमन ले लिया, तो बीटा की पावर 8+1, और नीचे क्या है, अल्फा की पावर 15, और ये है बच्चों बीटा की पावर 15। आपको पता है इन क्वेश्चंस का जो आंसर आता है ना, वो कांस्टेंट आता है। क्या आता है बच्चों, कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा की पावर 11, इसका जो भी आंसर होगा ना बच्चों, उसमें अल्फा की पावर 4 तो जरूर आएगा। क्यों? ताकि अल्फा की पावर 11 और अल्फा की पावर 4 मिलके अल्फा की पावर 15 हो जाए, है ना। और यहाँ वाला पार्ट और यहाँ वाला पार्ट इक्वल आएगा, फिर वो कॉमन आके ये कटेगा नीचे से, वो आंसर बचेगा। ये बच्चों बात वही बच्चे समझ सकते हैं जिन्होंने ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर रखा है। ठीक है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज इस क्वेश्चन को सोल्व करने का आपके लिए कोई बेनिफिट ही नहीं है। अच्छा, मैं अब आपको दो तरीके बताता हूँ। अब मेरा टारगेट है बच्चों कि अल्फा की पावर 8+1 निकालना। वहां मैंने सिखाया था कि अल्फा की पावर 4+1 कैसे निकालेंगे। यहाँ कितनी पावर निकालनी है, 8। तो क्या करते थे हम, देखो 2α² -2α, और इस 3α को बच्चों एक तरफ शिफ्ट कर दो, अल्फा वाले टर्म को एक तरफ ले जाओ, 2 कॉमन लेके भी हटा दो, 2 कॉमन लेके भी हटा दो, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है अपने को, बस स्क्वायर करना है। वहां पे एक ही बार में काम चल गया था स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करने से। क्यों? वहां पे अपने को 4 पावर चाहिए थी, बट यहाँ 8 चाहिए, तो 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। कर देंगे, बताओ क्या आएगा, a² + b² -2ab। बस वहां पे क्या था बच्चों, रियल नंबर था। यहाँ पे एक आयटा और इंट्रोड्यूस हो गया, उससे घबराना थोड़े, अपने को कॉन्सेप्ट सीखो ना। आयटा आए चाहे ना आए, उससे अपने को क्या मतलब है बताओ। तो ये क्या आ गया, अल्फा 4 -1, इसको अल्फा स्क्वायर को उधर ले जाओ, 9α²/4 +2α² आयटा, और इसमें से अल्फा स्क्वायर बच्चों कॉमन ले लो बेशक से, तो 9/4 प्लस में क्या आ गया, 2 आयटा। बताओ यहाँ तक समझ आ गई बात। अब चाहो तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, ये लो 4 एलसीएम लेके, तो 9 प्लस में क्या आ गया बच्चों, 8 आयटा आ गया। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो अगेन, क्योंकि मेरे को 8 पावर चाहिए। तो देखो a² + b² -2ab, ऐसा हो गया। अच्छा, इसका स्क्वायर करना, अल्फा का स्क्वायर बच्चों अल्फा की पावर 4, नीचे 4 है तो इसका स्क्वायर 16, और 9 + 8 आयटा का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर प्लस 8 आयटा का स्क्वायर प्लस 9 8 जा 72, 72 2 जा 144, आयटा लगाना मत भूलना। ठीक है, तो देखो ये आयटा की पावर 4 इधर ले आओ, अपने को क्या चाहिए थी, अल्फा की पावर 8+1, तो ये -2 अल्फा की पावर 4 इधर आके 2 अल्फा की पावर 4 हो जाएगा। और ये बच्चों अल्फा की पावर 4/16 है ही, और ये 81 में से 64 गए 17, और प्लस 144 आयटा। तो बच्चों हम कहाँ पे पहुंच गए, देखो ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, अल्फा की पावर 8+1 इक्वल टू क्या आ गया बोलो, अल्फा की पावर 4 कॉमन ले लें यहाँ से, तो यहाँ क्या बच गया 2 प्लस, और ये कितना बच गया 17 + 144 आयटा डिवाइड बाय कितना है बच्चों 16, यही है ना। इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, ये लो 16 एलसीएम लोगे 32, 32 में 17 जोड़ोगे बच्चों 49, और प्लस में कितना आ गया 144 आयटा। इसको चाहो तो सेपरेट डिवाइड कर दो, ये लो 49/16, और 144/16 कितना होता है 9, 9 आयटा। यानी कि मैंने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दिया। बताओ अल्फा की पावर 8+1 बच्चों यहाँ तक आपको निकालनी आ गई क्या, ये अल्फा की पावर 8+1। सिमिलरली बताओ क्या बीटा की पावर 8+1 यही सेम नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों क्या फर्क पड़ेगा, जैसा अल्फा बिहेव कर रहा है वैसा ही बीटा भी तो इसका रूट है। सेम बिल्कुल सेम कहानी बच्चों, अल्फा की जगह बीटा लिखोगे तो बताओ यहाँ अल्फा की जगह बीटा लिख दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, वैल्यू तो ये सेम ही आएगी ना, बस यहाँ पे बीटा की पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ आंसर अपना क्या आ गया। आंसर क्या था, अल्फा की पावर 11 इंटू अल्फा 8+1
और बीटा की पावर 11 इंटू, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करके कि कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस ईयर में आपको ये बताते हैं कि इसमें हमारे को क्या गिवन है तो कैसे प्रोसीड करना है, वही सेम चीज बच्चों अगर इस क्वेश्चन में अप्लाई करता कोई बच्चा तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन सोल्व हो जाता है ना। तभी मैं आपको कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ आपको देखने नहीं है, वीडियो लेक्चर सुनने नहीं है, फिर से आप उसको ट्राई करो ताकि आपके माइंड में रहे कि प्रोसेस क्या था उसका। तो अल्फा की पावर 11 और ये बच्चों बोलो क्या है अपना अल्फा की पावर 8 प्लस 1 को क्या लिखूं मैं, अल्फा की पावर 4 इंटू 49/16 प्लस 9 आइटा, ये लिख दिया। ऐसे ही बीटा की पावर 11 बच्चों, बीटा की पावर 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा फिर बताओ, अल्फा की जगह बीटा लिख दो ना बस, बीटा की पावर कितना हो जाएगा 4 इंटू 49/16 प्लस 9 आइटा, और डिवाइड में क्या है अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15। ऊपर से बच्चों देखना इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा की पावर 15 ये बीटा की पावर 15 और ये कोफिशिएंट दोनों का सेम है तो ये कोफिशिएंट कॉमन ले लो, 49/16 प्लस 9 आइटा बच्चों कॉमन लोगे ऊपर से, तो अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 बच गया, और नीचे भी क्या है अल्फा 15 प्लस बीटा 15, ये कट गए, आंसर क्या आ गया 49/16 प्लस 9 आइटा। बताओ इतनी बात समझ आ गई क्या? ये तो बच्चों मेथड है जो हम पहले सोल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। अब इसका देखो मेथड नंबर 2, बहुत मेथड अपने पास है ना मैथ्स की, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है ना तो एक मेथड के पीछे आप रिजिट मत हो कभी भी, अलग अलग चीजें सीखो, देखो मजा आएगा आपको भी। अब अपने को ये इक्वेशन निकालनी है, देखो यहाँ पे गैप है ना बच्चों 8 का है, मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि अल्फा की पावर 19 और 11, 19 और 11 में 8 का गैप है, आप है ना 15 पावर कॉमन ले लो, उससे क्या होगा देखो यहाँ से तो पावर बचेगी 4 और यहाँ से बच्चों 11/15, यहाँ से 1/4 बच जाएगी, ठीक है। ऐसे ही बीटा की पावर बच्चों बीटा की पावर भी क्या है 15 कॉमन ले लो, तो बीटा की पावर 4 प्लस में 1/बीटा की पावर 4। देखो मेरे को ये चीज़ ध्यान में क्यों आई, क्योंकि बच्चों नीचे अल्फा की पावर 15 और बीटा की पावर 15 है, मुझे एक बात 100% पता है कि नीचे जो अल्फा की पावर 15 है ना, ऊपर भी बच्चों अल्फा की पावर 15 पक्का आएगी 100%, क्योंकि इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आता है ना वो एक कांस्टेंट आता है, क्योंकि अल्फा और बीटा बच्चों इसके रूट है, तो आंसर तो अल्फा बीटा से इंडिपेंडेंट ही आएगा, ये बात तो आप मानते हो, ठीक है। अल्फा बीटा के अंदर तो आंसर आ नहीं सकता, तो मुझे पहले ही पता है कि अल्फा की पावर 15 आना ऊपर जरूरी है, इसलिए मैंने बच्चों कॉमन अल्फा की पावर 15 ले लिया डायरेक्ट, ठीक है। अब मेरा टारगेट क्या है बच्चों, अब मेरा टारगेट है ये चीज निकालना, एक निकाल लो दोनों में से एक निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब बताओ इस इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू जेड को अल्फा पुट कर दूं, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 2 आइटा इक्वल टू 0, ये आ गया। अब बच्चों क्या करोगे, पहले हमने क्या किया था बताओ, इस 3 अल्फा को उधर शिफ्ट किया था ना, 3 अल्फा को उधर शिफ्ट किया था। अब आप ध्यान से देखो कुछ ऑब्जर्व करो, यहाँ पे अपने को डिनोमिनेटर के अंदर अल्फा चाहिए, डिनोमिनेटर में अल्फा चाहिए, तो बच्चों वैसे तो आएगा नहीं, हमें खुद लेके आना पड़ेगा, है ना। मैंने अल्फा से क्या कर दिया, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो इससे क्या फायदा हुआ 2 अल्फा माइनस 2 आइटा बाई अल्फा इक्वल टू 3, और इधर से बच्चों चाहे तो 2 भी कॉमन लेके काट दो। अब देखो अब आपको कुछ कुछ याद आ गया है ना कि अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा की टर्म क्रिएट होगी यहाँ पे। अब तो बच्चों बस 2 बार स्क्वायर कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करना, ए स्क्वायर स्क्वायर ध्यान से करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 नहीं है बच्चों ये आइटा है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी करोगे तो आइटा से अल्फा तो कट जाएगा, आइटा बचेगा, है ना, और 3/2 का स्क्वायर कर दो 9/4, और बच्चों अल्फा स्क्वायर ये आइटा स्क्वायर माइनस 1 लिख दूं और इस 2 आइटा को उधर शिफ्ट कर दो, ये लो ऐसे कर दिया। अब फिर से यहाँ से देखो 4 कॉमन लेके 9 प्लस में 8 आइटा लिख दो। अब बच्चों स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स अगेन करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और इसका स्क्वायर करोगे तो 16, और ऊपर कितना आ गया बताओ 81 प्लस 64 आइटा स्क्वायर प्लस 144 आइटा, ये तो वही सेम कहानी बन गई क्या, ये क्या आ गया बच्चों 17 और प्लस में 144 आइटा, और 16 से बच्चों क्या कर दो अलग अलग डिवाइड कर दो, तो 17/16 और प्लस 9 आइटा आ गया ना ये। अब क्या करो इस -2 को उधर शिफ्ट कर दो, और देखो वैल्यू निकल गई अपने पास अल्फा 4 प्लस 1/अल्फा 4 -2 उधर आके क्या हो जाएगा +2, 17/16 प्लस 9 आइटा, 16 2 जा 32, 32 में 17 जोड़ोगे 49, 49/16, देखो कितना जल्दी आ गया ना, कितना जल्दी बच्चों मैंने आंसर निकाल दिया अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का। तो बस अब तो आंसर लिख दो, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 कितना बोलो 49/16 प्लस में 9 आइटा। सेम बच्चों ये बीटा की पावर 4 प्लस 1/बीटा की पावर 4 आएगा 49/16 प्लस 9 आइटा। अब तो आप समझ गए, ऊपर से ये कांस्टेंट ये जो कॉमन लेके 49/16 प्लस 9 आइटा कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 49/16 प्लस 9 आइटा, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। मैंने आपको दो तरीकों से बच्चों सोल्व करके दिखा दिया, न्यूटन फॉर्मूला लगाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि वहां से 6-7 इक्वेशन बनेगी तब जाके आंसर आएगा, ठीक है, तो वो हम नहीं कर सकते इसमें। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखना आपको कितना आसान लगेगा।
इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है। अब आप खुद देख लो कि आपको अगर इसकी कंडीशन की नॉलेज है कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो ये क्वेश्चन आपको बच्चों वाला खेल लगेगा, है ना। और मैंने आपको बता दिया कि अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट होते हैं तो बच्चों इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आती है, याद है ना, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आई थी, 40, दो बार निकाल चुके हम, प्लस में 9 आएगा। तो बच्चों आपको आंसर निकालना है क्या, 16 इंटू, फाइनल आंसर बोलो, 16 इंटू रियल पार्ट, आर ई का मतलब रियल पार्ट, किसका रियल पार्ट, 49/16 प्लस में 9 आएगा, इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ 49/16 प्लस में 9 आएगा। बस सोल्व कर लो। बताओ इसका रियल पार्ट कितना है बच्चों, 49/16, और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 9, 16 से 16 कट गया, 49 इंटू 9 बच्चों होता है 441, 441 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना आसान। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें बस मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी कहीं आ गई तो क्या आप इसको क्वेश्चन को देख के डरोगे क्या। 10th क्लास के बच्चे से हम पूछ लेते हैं कि 0 0 और 6 8 के बीच की डिस्टेंस निकालो। वो कहता है सर इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हो आप तो मेरे से, डिस्टेंस फॉर्मूला तो मेरे को आता ही है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये लो आगे 10, है ना। बस आपसे मैंने क्या पूछ लिया, ये 0 0 6 8 देने के बजाय मैंने कोऑर्डिनेट थोड़ा मुश्किल कर दिए, इरेशनल टर्म कर दी, ऊपर रैशनल नंबर लिख दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ गया, फॉर्मूले से थोड़े फर्क पड़ेगा बच्चों। ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको निकालना आता ही है, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से प्रोसीड करते हुए आपको करना है। बस जेई मेंस के पेपर में और बच्चों जो इजी लेवल के पेपर आते हैं, मान लो एनडीए का पेपर है, उसमें फर्क क्या है, कॉन्सेप्ट एग्जामिनर सेम यूज करवाएगा, बस कैलकुलेशन क्या कर देगा, आपके लिए टफ कर देगा, उसके लिए आसान कर देगा, क्योंकि आपके पास टाइम जो है ना ज्यादा है, क्वेश्चन कम। वहां बच्चों टाइम 2.5 घंटे होता है, क्वेश्चन 120 होते हैं, आपके पास टाइम 1 घंटा है और क्वेश्चन कितने हैं 25 है, इसलिए आपकी कैलकुलेशन को मुश्किल करेगा। और कॉन्सेप्ट बच्चों क्या रहेंगे, मैथ में सेम ही रहते हैं। देखो तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो याद रख लो कितने आएगा, 11/3 का रूट आएगा, ठीक है। अब बच्चों रोटेशन थ्योरम देखो, 2023 के एक क्वेश्चन में मैंने आपको रोटेशन थ्योरम करवाई थी और बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर में। देखो अगर आप ये कहते हो ना कि ये पेपर मुश्किल था, कि इस शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन मुश्किल था, तो मुश्किल वो बच्चा कहेगा जिसने सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर के नहीं पढ़ रखे। आप कॉन्सेप्ट पढ़ के नहीं जाते, आप एक बात सोचो, आप खुद को जवाब देना अपनी बात का, कॉन्सेप्ट तो आप पूरे पढ़ के नहीं गए, रोटेशन थ्योरम आपको नहीं आती या कुछ और चीजें आपको नहीं आती, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में आपको डिटेल में नॉलेज नहीं है, ठीक है, डिमोरिस थ्योरम के बारे में आपको नहीं पता, और फिर आप पेपर देने चले गए और वहां से आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ और आपने आगे बोल दिया कि पेपर टफ था, तो आप एक बात बताओ पेपर कहाँ टफ था भाई। आप ये कह दो कि सर आप मेरे से रोटेशन थ्योरम के बारे में पूरी थ्योरी पूछ लो, मैं सारी थ्योरी बताने को तैयार हूँ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में सब थ्योरी मेरे को पता है, क्या होता है क्या कॉन्सेप्ट है। फिर अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आता है ना और जो आपसे सोल्व नहीं होता, इसका मतलब वास्तव में वो क्वेश्चन टफ था, और एक दो क्वेश्चन ऐसे आते भी हैं, बट 10 में से बच्चों 8 क्वेश्चन डुएबल होते हैं, टफ नहीं होते, एक या दो शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आते हैं, मैं मानता हूँ ये बात। तो रोटेशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो अगर मान लो Z1 बच्चों क्या है, एक इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं क्या मानता हूँ हमेशा, इनिशियल, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं, फाइनल। मतलब कि आपने Z1 को ही बच्चों रोटेट कर दिया, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा। तो जो फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो मैं लिख रहा हूँ लैंग्वेज वो अपनी नोटबुक में लिख लो, बोल रहा हूँ जो फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू ई की पावर आइटा थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ रोटेशन, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं ना। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है बच्चों थीटा से Z1 को और Z2 पे पहुंच गए, तो Z2 की वैल्यू क्या होती है, Z1 इंटू ई की पावर आइटा थीटा, ठीक है। और Z1 और Z2 के मोड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, मतलब कि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कि मैग्नीट्यूड अगर सेम ना हो तो क्या करेंगे, मैंने देखो लिख दिया ना, इफ दिस इज नॉट इक्वल टू दिस देन व्हाट वी हैव टू डू, वो भी मैंने आपको क्वेश्चन वहां पे करवाया था। तो अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे बच्चों क्लॉकवाइज आ जाती रोटेशन तो बस थीटा की जगह क्या ले लेते हैं, माइनस थीटा। अब मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, अगर ये दोनों बच्चों मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो तो क्या करना है आपको, फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यूनिट, इसकी लेंथ क्या बना लो, यूनिट मॉडुलस बना लो, है ना, मतलब इसकी लेंथ को एक सिंगल बना लो 1। तो Z2 को बच्चों इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दें, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसकी लेंथ से डिवाइड कर दे तो वो क्या क्या बन जाएगा बताओ, उसकी लेंथ कितनी बनेगी 1। जैसे एक बात बताओ, 3 + 4 आइटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मोड कितना होता है बच्चों, 5 होता है ना। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो अब ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो मोड आएगा वो कितना आएगा, 1 नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर वाले का मोड 5, 5/5 कितना आ गया, 1 आ गया। तो कभी भी बच्चों रोटेशन थ्योरम आप अप्लाई करते हो और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अलग अलग हो, तो आप थ्योरम यही लिखनी है आपको, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट यही लिखना है। बस दोनों तरफ आप जो Z1 और Z2 है ना, उनको यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिया करो, यानी कि दोनों की उनकी खुद की लेंथ से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब
कई बच्चे इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं कि Z2 की वैल्यू, इस Z2 के मोड को उधर शिफ्ट कर दो, Z2 बाय Z1 इंटू Z1 ई की पावर आइटा थीटा। आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको कह दूं कि ऐसे याद करो तो कर लोगे याद? मुश्किल होगा ना। इसलिए मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मूला सिर्फ एक ही याद रखो। इसमें अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ इक्वल नहीं है Z1 और Z2 की, तो बच्चों सिर्फ आपको Z2 को Z2 के मोड से डिवाइड करना है, Z1 को Z1 के मोड से डिवाइड करना है, बाकी कैलकुलेशन हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। इतनी बात रोटेशन थ्योरम की है, ये कोई नई बात मैंने आपको नहीं बताई। अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन बच्चों, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब कि बच्चों को जो टफ लगा था ना, वो ये क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, सब कुछ आपको बातें पता है ना, तो आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अच्छा, साथ साथ में एक बात और सीख लो, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, अभी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हो। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है, ये एंगल थीटा है। तो जिन दो साइड के बीच का एंगल दे रखा है अपने को, है ना, तो उनकी मल्टीप्लाई हाफ इंटू बी सी इंटू साइन थीटा, पता है ना, ये तो हाफ इंटू बी सी इंटू साइन थीटा। तो ये यहाँ पे लगेगी थ्योरम। देखो इसमें बच्चों ओ ओरिजिन है, ए एक पॉइंट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, मतलब ये पॉइंट ही है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, इसको ऐसे लिख लो, √3, 2√2, है ना। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो बस बीच में प्लस का साइन लगा के आइटा लगा दो वाई के कंपोनेंट के साथ। और बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका नाम क्या है Z2, सच दैट, ये ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है। अब ये जो Z2 और Z1 का मोड बताओ क्या इक्वल है? क्या इक्वल नहीं है, है ना, इक्वल नहीं है। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि मोड ऑफ Z2 बाय मोड ऑफ Z1 निकालो, तो आप कहोगे सर 1/√3 आएगा ना, ये तो बात आपको पता लगी। एंड इस लाइन का मतलब बच्चों समझो ध्यान से, ये लाइन का मीनिंग क्या है, मीनिंग समझो इसको, कि Z2 का जो आर्ग्यूमेंट है ना बच्चों, वो Z1 के आर्ग्यूमेंट से π/6 ज्यादा है। एक बात बताना, ये बच्चों अगर मैं आपको ये कहूँ कि Z1 का आर्ग्यूमेंट मान लो कुछ भी है, फाई है, तो Z2 का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, इससे थीटा बढ़ गया ना, इससे थीटा क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब कि अगर Z2 का आर्ग्यूमेंट बढ़ गया पहले से Z1 से, तो इसका मतलब Z1 को आपने रोटेट किया होगा एंटी क्लॉकवाइज, तभी बच्चों आर्ग्यूमेंट बढ़ा है ना। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि Z2 का आर्ग्यूमेंट अगर Z1 से बच्चों बड़ा है π/6 से, इसका मतलब ये है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा बच्चों इनिशियल Z1, है ना। ये Z1 था, इसके कोऑर्डिनेट कितने बताओ, √3, 2√2, ये कोऑर्डिनेट है। इसको आपने बच्चों रोटेट किया होगा पक्का, ऐसे ऐसे रोटेट किया होगा थ्रू एन एंगल ऑफ π/6, मतलब कि 30 डिग्री। और बच्चों ये तभी तो इसका मोड आर्ग्यूमेंट बढ़ा ना पहले से, ठीक है। और इसकी लेंथ Z2 की लेंथ अपने को दे नहीं रखी, Z2 की लेंथ दे नहीं रखी, हाँ निकाल सकता हूँ मैं। देखो Z1 की लेंथ तो निकल गई ना, Z1 की लेंथ तो कितनी है बताओ, 3 और प्लस में 8, इसका रूट यानी कि √11, तो इसकी लेंथ निकाल सकता हूँ मैं √11/3, बट मेरे को उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस आप मेरे को सिर्फ रोटेशन थ्योरम बता दो। ये नंबर आ गया बच्चों क्या, Z2। मेरे को सिर्फ है ना, मेरा एक ही टारगेट है इस क्वेश्चन में, लिख लो आप अपनी नोटबुक में, टारगेट क्या है, टू फाइंड Z2। देखो बच्चों ओरिजिन सबको पता होता है 0 0, ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट अगर मेरे को पता लग गया इस क्वेश्चन में, तो सब कुछ आपको बी पे ही तो डिपेंड है। आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ट्रायंगल को चेक करना है कि वो स्केलन है कि आइसोसेलेस है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या चाहिए बच्चों, बी के कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर बी के कोऑर्डिनेट मिल गए तो समझो ये क्वेश्चन खत्म। अब बी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मतलब कि Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, यही तो बी पॉइंट है, यही तो ए पॉइंट है बच्चों, है ना। ऐसे लिख दो इसको, एक ही बात है। अब आप बताओ बाय रोटेशन थ्योरम, अब आपको बिल्कुल आसान लगेगा ये क्वेश्चन। देखो बाय रोटेशन थ्योरम जैसे बताई है वैसे वैसे चलते जाओ। क्या लिखा था मैंने, फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब Z2 इक्वल टू इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर मींस Z1 ई की पावर आयटा, कितना, कितने एंगल से रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, π/6 से, ई की पावर आयटा π/6। बताओ ये, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड सेम नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, Z2 के नीचे उसका मोड लिख दो और Z1 के नीचे बच्चों इसका मोड लिख दो, है ना। इसको याद रखने का इससे आसान तरीका कोई है ही नहीं। तो बस आपको तो Z2 निकालना है ना, तो इस तरफ Z2 रखो, इस Z2 के मोड को उधर शिफ्ट कर दो ये लो, और इनटू क्या आ गया, Z1 इंटू ई की पावर आयटा π/6। अब बच्चों देखो Z2/Z1 क्वेश्चन में दे रखा है ना, ये रहा कितना, 1/√3, एक एक करके लिखते रहो। Z1 कितना बोलो, कॉम्प्लेक्स नंबर ही लिख दो सीधा, कितना था, √3 प्लस 2√2 आयटा इंटू कोस ई की पावर आयटा π/6 कितना होता है, ई की पावर आयटा π/6, पोलर फॉर्म को एक्सपेंड कर दो, π/6 कोस π/6, और प्लस में बच्चों आयटा साइन π/6, यही होता है ना। कोस π/6 कितना होता है बोलो, √3/2 प्लस साइन π/6 कितना होता है, 1/2। ये सोल्व कर लिया मैंने, तो बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, √3 प्लस 2√2 आयटा, और इसमें से 2 एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, √3 प्लस में आयटा, देख के घबराना नहीं है, ठीक है ना। ये 2√3 तो नीचे है, इसको तो नीचे कर दो, इन दोनों की बच्चों कर लो मल्टीप्लाई, करना √3 के √3 से करोगे 3, √3 किससे करोगे तो कितना आएगा, 2√6 आ जाएगा ना, और आयटा, आयटा से करोगे तो बच्चों ये क्या आएगा, √3 आयटा,
और ये कितना आ जाएगा माइनस के 2√2 आ जाएगा क्या, माइनस के 2√2। ठीक है, अब इसको रियल पार्ट को अलग कर दो और इमेजरी पार्ट को बच्चों अलग कर दो। अच्छा इमेजरी पार्ट इसमें से एक तो आयटा कॉमन ले लो और एक बच्चों मेरे को दिख रहा है √3 भी कॉमन दिख रहा है ना, ताकि नीचे वाला √3 कट जाए इससे। तो ये कितना आएगा 2√2 आएगा और यहाँ से √3 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और ये कितना आ गया बच्चों 2√3। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको अलग अलग कर दूँ। रियल पार्ट को बच्चों अलग कर दो ये ऐसे करके, और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दो। करोगे तो ये √3 कट जाएगा ना, क्या रह जाएगा 2√2 + 1/2। बताओ इतनी बात आपको मैंने क्या कहा था बच्चों, बी पॉइंट निकाल लो और क्वेश्चन खत्म हो गया। बी पॉइंट मैंने देखो आपको सिर्फ और सिर्फ रोटेशन थ्योरम का यूज करके निकाल के दिखा दिया ना, बी पॉइंट आ गया। उसके बाद बच्चों अब आ जाओ अपनी मेन कहानी पे। अब बना लो ट्रायंगल। अब मैं ट्रायंगल बना देता हूँ। ओ ए बी ट्रायंगल के बारे में बात की गई है सारी। ओ तो क्या है बच्चों ओरिजिन है, ए अपने को क्वेश्चन में दे रखा था पॉइंट कौन सा √3, 2√2 पॉइंट की फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और बी को मैंने क्या लिखा पॉइंट की फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो 3 - 2√2, 3 - 2√2 अपॉन बच्चों 2√3, ये आ गया ना 2√3। और इसको क्या लिखा 2√2 + 1, 2√2 + 1 डिवाइड बाय बच्चों कितना है √2, यही है ना, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय कितना है बच्चों 2 है। तो ये मैंने लिख दिया। अब सिर्फ मेरे को बात बता दो बच्चों, इसकी अपने को लेंथ कैसे कैसे निकालोगे। इसकी ओ ए की लेंथ तो अपने को दे रखी थी ना। अच्छा इसको एक बार ओ की जगह सी मान लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। ए के सामने बच्चों लेंथ ए, बी के सामने लेंथ बी और सी के सामने लेंथ सी। तो अब आप मेरे को बताओ ये लेंथ तो मैंने अभी निकाल के दिखाई थी ना आपको, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी आई थी बच्चों √11/√3 आई थी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ। आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, आपको क्वेश्चन में ये दे रखा था ना कि मोड ऑफ Z1, मोड ऑफ Z1 तो कितना दे रखा था √11। देखो ये इसकी डिस्टेंस भाई ए और सी के बीच की डिस्टेंस जो कितनी आएगी √11 ही आएगी ना। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है आपको, बी और सी के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी थी। देखो ये Z2 पॉइंट था ना और ये पॉइंट क्या था Z1। आपको Z2 का मोड जो है ना वो ऐसे दे रखा था, ऐसे। तो √3 इंटू मोड ऑफ Z2 इक्वल टू √11। तो Z2 का मोड आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, ये √11/√3 आएगा। ठीक है, तो ये भी कितना आ गया बच्चों √11/√3 ही आ गया। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ये दो साइड इक्वल होगी। देखो ये साइड और ये साइड क्या होगी इक्वल लेंथ होगी ना। अब आपको एक एंगल भी दे रखा है, एंगल बताओ कौन सा दे रखा है बच्चों आपको π/6। π/6 किस किस के बीच एंगल है बताओ। Z1 को आपने जेट रोटेट किया था π/6 से, मतलब है ना ए और बी के बीच का एंगल। जो ये ए है ये बी है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है बच्चों π/6। तो बताओ ये ए है और ये बी है, तो ये वाला एंगल कितना है π/6 है। बताओ लिख दूं क्या इसको, भाई ओरिजिन पे एंगल कितना था π/6 था ना, मैंने वही लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों एक बात बताओ, अगर दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं 9th क्लास की थ्योरम से। तो अगर ये दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल है। इसके सी के अपोजिट में एंगल 30, तो ए के अपोजिट में भी एंगल कितना होगा 30। अगर आपको ऐसे यकीन नहीं आता तो कोसाइन फॉर्मूला लगा लो, तीनों साइड तो है ही अपने पास ट्रायंगल की, तो कोसाइन रूल से को से निकाल लो 30 आएगा, निकालने की जरूरत नहीं है। जब दो साइड मुझे पता है इक्वल है तो बच्चों उनके अपोजिट वाले एंगल भी तो इक्वल होंगे। तो दो एंगल पता लगे तो तीसरा एंगल तो निकल ही गया ना। 180 में से 60 घटा दो कितना आ गया 120। तो ये बच्चों इन्फॉर्मेशन मैंने सारी बता दी इस ट्रायंगल के बारे में। तो देख लो अब क्या ये ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल, चलो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया क्या होता है बच्चों, देखो हाफ, मुझे ये एंगल पता था मान लो स्टार्टिंग में, है ना। तो इन दो साइड की मल्टीप्लाई कर दूं, √11 इंटू √11/√3 और इंटू sin 30। और sin 30 होता है बच्चों 1/2, √11 इंटू √11 हो गया 11, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 इंटू √3। तो एरिया तो इस ट्रायंगल का आएगा बच्चों कितना √11/4√3। देखो ना तो ये लिख रखा ना ये लिख रखा, दोनों ही गलत हो गए। एक स्केलन ट्रायंगल है बच्चों, स्केलन वाला कॉन्सेप्ट गलत हो गया। क्यों स्केलन वाला कॉन्सेप्ट गलत है, स्केलन थोड़े ये तीनों साइड अनइक्वल का है, दो साइड इक्वल है। आइसोसेलेस है और ऑब्टूज एंगल है, ऑब्टूज तो है ही क्योंकि एक एंगल क्या होगा बच्चों 90 से बड़ा, तो ये ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल होगी। और आइसोसेलेस भी है, तो ये ऑप्शन अपना क्या होगा बच्चों करेक्ट हो गया। शानदार क्वेश्चन था। रोटेशन थ्योरम का देखो कितना अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन में यूज हो गया। अगर ये क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया ना अपने आप से, तो ये समझ लो कि रोटेशन थ्योरम के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो बच्चों आप आसानी से सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन बच्चों 10 शिफ्ट के थे कॉम्प्लेक्स नंबर के, सारे क्वेश्चन हमने अच्छे मेथड से सोल्व कर लिए।